ये वक्त ऐसे ही गुजर गया तो ये वक्त लौट के दोबारा आएगा नहीं, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम का समय होता है, जो बोर्ड एग्जाम का माहौल होता है, वो हम सभी लोग पूरे जीवन भर कभी भी नहीं भूलते हैं। कोई नहीं भूलता है, यहाँ तक कि आपके घरों में जो आपसे बड़े होंगे वो आपको बताते होंगे कि मैंने बोर्ड एग्जाम में ऐसे तैयारी की थी, मेरे बोर्ड एग्जाम में ऐसे नंबर आए थे, मेरा बोर्ड एग्जाम में ऐसे रणनीति थी। तो बोर्ड एग्जाम का जो टाइम होता है वो सभी लोग पूरे लाइफ तक कभी नहीं भूलते हैं। तो कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि जो इंसान वक्त से लड़के अपना नसीब बदल दे, अरे इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा, कल क्या होगा क्यों सोचे हम आज, कल क्या होगा क्यों सोचे आज हम, क्या पता वक्त ही अपना तस्वीर बदल दे। सो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12th का सेट नंबर 7। इससे पहले जो आपको सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 पढ़ा चुके हैं, लेकिन बीच में सेट 4 और 5 और 6 बाकी है, क्योंकि उसका पीडीएफ नहीं बना था। सेट 7 का पीडीएफ बन गया है, इसलिए सेट 7 को आज हम लोग देखेंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट 7 का पहला क्वेश्चन। देखिएगा, सेट 7 का जो पहला क्वेश्चन है बोर्ड पे जो दिखाई दे रहा है वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है विद्युत फ्लक्स है, ये विद्युत फ्लक्स है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो विद्युत फ्लक्स होता है, ये विद्युत फ्लक्स, इसका मात्रक आपको हमेशा याद रखना चाहिए। इसका जो फार्मूला होता है Q/ε0, और एक और फार्मूला होता है फाई बराबर होता है EA cos थीटा। यहाँ से इसका 2 मात्रक होता है। यहाँ से जब हम लोग मात्रक देते हैं तो एक तो आपका वेबर होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर, और एक यहाँ से मात्रक आ जाता है फाई बराबर EA cos थीटा से। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं फाई बराबर ई का आप फार्मूला जानते होंगे, ई जो होता है आप यहाँ से विभव प्रवणता का ले सकते हैं, क्योंकि विभव प्रवणता ई बराबर होता है V/L। विभव प्रवणता जो होता है V/L। हम लोग देखते हैं V का जो मात्रक होता है वो मात्रक आपका होता है वोल्ट, और नीचे दूरी है, दूरी का जो मात्रक होगा वो होगा मीटर। और देखिए बगल में आपका क्या है, बगल में ए है, ए क्या होता है क्षेत्रफल, तो जो क्षेत्रफल का होता है उसका होता है मीटर स्क्वायर। और आप जानते हैं कि cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा का कोई मात्रक उत्रक नहीं होता है। तो यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वोल्ट और इंटू मीटर, ये आपका आंसर आएगा, जो कि बहुत ज्यादा पूछ रहा है बोर्ड एग्जाम में कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो आप एकदम रट डालिए कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर ही होता है। तो इसका जो आंसर होगा वोल्ट इंटू मीटर। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर, बहुत लोगों को पता होगा कि एन टाइप में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आप इतना याद रखिएगा ये उदासीन भी होता है। उदासीन इसलिए होता है क्योंकि इसमें जितना प्लस चीज होता है उतना ही माइनस होता है, जितना इसमें प्लस भाग होता है उतना ही माइनस भाग होता है। इतना याद रखिए, चाहे वो एन टाइप हो या पी टाइप हो, वो कैसा होता है, उदासीन होता है। एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में कोटल। लेकिन देखा जाए विद्युतीय रूप से क्या होते हैं, विद्युतीय रूप से इसमें जितना प्लस होता है उतना ही इसमें माइनस होता है। तो आप बोलिएगा एन टाइप जो ऑप्शन दिया है वो क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन, क्योंकि जितना इसमें प्लस है उतना इसमें माइनस है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। अगले वाला देखिएगा, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आपको पता होगा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो सदैव अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो प्रकाश तरंगे भी होती हैं वो भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंग है, अब विद्युत चुंबकीय तरंग भी क्या होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। और इतना आप जानते होंगे कि जो जल में जो तरंगे पैदा होती है वो भी अनुप्रस्थ तरंगे ही होती हैं। लेकिन ये जो साउंड हम बोल रहे हैं, जो आपके पास आवाज जा रही होगी, ये जो तरंगे होती है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। तो आपसे क्या मतलब है, आपसे मतलब यही है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे सदैव अनुप्रस्थ होती हैं। तो बस आप टिक मारिए, क्या होते हैं, अनुप्रस्थ। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे केवल और सिर्फ क्या होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। इसके बाद वाला देखिएगा, इसके बाद का जो क्वेश्चन कह रहा है ये वाला प्रिज्म वाला,
कह रहा है कि सूर्य से आने वाली जो श्वेत प्रकाश किरणें होती हैं जब प्रिज्म में से गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त होती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। इसका जो याद करने का तरीका होता है बेजनी हैप्पी नाला, बेजनी हैप्पी नाला या विग्योर, याद हम लोग करते हैं। और इतना आपको पता होता है कि सबसे ज्यादा विचलन बैगनी रंग का होता है। जब ये प्रिज्म बन जाता है और प्रिज्म में श्वेत प्रकाश किरणें इस तरह आती हैं, इधर से आती हैं श्वेत प्रकाश किरणें, जब श्वेत प्रकाश किरणें आती हैं और जब प्रिज्म में से बाहर निकलती हैं, प्रिज्म में से बाहर निकलती है तो कितने रंगों में विभक्त होती है? 7 रंगों में। सबसे ऊपर जो रहता है, सबसे ऊपर रहता है लाल, जो सबसे नीचे रहता है वो होता है बैगनी। तो सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का होता है? तो सबसे ज्यादा विचलन बैगनी रंग का होता है और सबसे कम विचलन लाल का होता है। इतना याद रखिएगा, सबसे ज्यादा विचलन बैगनी और सबसे कम लाल। दूसरी बात ये कि पूछ दे कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। तरंगदैर्घ्य लेमडा, सबसे ज्यादा लेमडा किसका होता है? लाल का। और सबसे कम किसका होता है? तो बैगनी का। इसीलिए तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण खतरे का निशान लाल बनाया जाता है। बहुत सारा चीज जो निशान होता है लाल बनाया जाता है क्योंकि लाल वाला चीज जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, ये दूर तक दिखाई देता है। इसलिए आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा बैगनी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा विचलन कौन होता है? लाल। और सबसे कम किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो सबसे कम लाल, इसमें सबसे कम लाल। और सबसे ज्यादा विचलन किसका? बैगनी का। तो इसका ऑप्शन जो होगा 4 वाला होगा क्योंकि ये लाल कह रहा है सबसे कम विचलन किसका होता है? तो लाल का, सबसे ज्यादा बैगनी का। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार आपको पता होगा कि बोहर के बारे में बोहर ने बताया था कि कोणीय संवेग जो होता है या चपान 2 पाई का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। जो बोहर बताए थे कि जो कोणीय संवेग होता है वो होता है h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज में n से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे n बराबर 1, 2, 3, 4 रख सकते हैं। अब बात सुनिएगा, कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के 2 लगातार कक्षाओं के बीच, माने पहला दूसरा 2 कक्षाओं के बीच कितना कोणीय संवेग में अंतर होगा? तो कोणीय संवेग में जब अंतर निकालेंगे हम लोग बोलेंगे कोणीय संवेग, कोणीय संवेग में अंतर, कोणीय संवेग में अंतर। तो देखिए कैसे अंतर निकालेंगे। दूसरा वाला में से पहले वाला माइनस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे n बराबर आप रखिए n बराबर 2 और यहाँ पे n2 2 कर दीजिए, n1 आप क्या कर दीजिए 1। तो यहाँ से आप फार्मूला देखिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से 2h, n के जगह पे क्या रख दिए 2h और 2 पाई, माइनस यहाँ पे क्या रख देंगे 1h बट्टा के 2 पाई, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, दूसरा में से पहला वाला घटा दिया, n के जगह पर 2 रख दिया, n के जगह पर 1 रख दिया। आप देख रहे होंगे दोनों का हर सेम है, पहले का हर 2 पाई, दूसरे का भी हर क्या है 2 पाई। जब दोनों का हर सेम रहता है तो अंश को डायरेक्ट घटा दिया जाता है। दोनों का हर क्या है 2 पाई, अंश को डायरेक्ट घटाइए, डायरेक्ट घटाएंगे तो आपका होगा 2h माइनस 1h। तो 2h में से 1h घटाएंगे तो कितना h बचेगा 1h बट्टा के 2 पाई। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो h अपान 2 पाई, h अपान 2 पाई ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, इस क्वेश्चन का। चलिएगा अगले वाले क्वेश्चन को देखिए। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आपसे आया हुआ है, हाँ ये जो क्वेश्चन है कई लोगों को काफी कंफ्यूजन क्वेश्चन, मतलब काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है कि किसी आवेशित चालक तार के चारों ओर क्या पैदा होगा। तो सब लोग जानते हैं कि अरे ये तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा होना चाहिए क्योंकि आवेशित चालक तार है। लेकिन आप यहाँ थोड़ा सोचिए, देखिए जब कोई आवेश, जब कोई प्लस क्यू आवेश अपने जगह पर खड़ा होता है, जैसे क्या होता है कि कांच की छड़ को रेशम के टुकड़ा से जब रगड़ते हैं या हम लोग कंघे से बालों पर रगड़ते हैं खूब तेजी से, तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चला जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कांच का छड़ है और रेशम का टुकड़ा है ये कुचालक है, या जो बाल है और कंघा है ये कुचालक है, इसमें विद्युत धारा नहीं जाता है। लेकिन एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे पदार्थ पर जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन अपने जगह पर खड़ा रहता है, स्थिर रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन अपने जगह पर स्थिर रहता है वह केवल विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। ओनली कौन सा क्षेत्र पैदा करता है, एक विद्युत क्षेत्र, ये ओनली विद्युत क्षेत्र ही पैदा करता है, इसके पास केवल विद्युत क्षेत्र होता है। लेकिन जो आवेश, कोई भी आवेश यदि गतिमान होता है, गति करता है, v वेग से क्या कर रहा है गति कर रहा है, तो उसके पास विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अकेला आवेश दौड़ेगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या रहेगा चुंबकीय क्षेत्र रहता है। लेकिन यहाँ पे आपसे बात कर रहा है कि धारावाही चालक तार है, कापर का तार, ये मान लीजिए एक बल्ब हो गया, ऐसे बनाइए और यहाँ लगाइए इसको बैटरी से, ये लगा दीजिए बैटरी से। इसको जब लगा देते हैं इसमें लगा दीजिए कुंजी, यहाँ कुंजी लगा दीजिए
और इसको कुंजी से आप जोड़िए। जब जोड़ेंगे तो एक बात याद रखिएगा, ये तार है और चालक तार के भीतर जितना मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतना इसमें धनावेशित होगा। क्योंकि कोई भी यदि तार ले रहे हैं, कॉपर का तार या कोई भी तार ले रहे हैं, उसके भीतर जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही प्रोटॉन होंगे, इतना याद रखिएगा। तो बायो और सेवर्ट से पहले ऑस्टेड ने बताया था कि जब किसी धारावाही चालक तार में हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा भेजते हैं, तो विद्युत धारा के भेजने के कारण जब इसके पास वो चुंबकीय सुई लेके गए थे, चुंबकीय सुई, तो चुंबकीय सुई में उन्होंने देखा था कि एक विक्षेप होने लगा था। चुंबकीय सुई में क्या हो रहा था, एक विक्षेप, चुंबकीय सुई क्या होने लगी थी, एक निश्चित दिशा में ठहरने लग रही थी। तो उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के चारों तरफ, मतलब किसी धारावाही चालक तार में जब विद्युत धारा भेजते हैं तो उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र ही पैदा होता है, विद्युत क्षेत्र पैदा नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र तब पैदा होगा जब कोई अकेला आवेश दौड़ेगा अकेले, ना उसमें धन वाला नहीं रहना चाहिए, लेकिन तार के भीतर है, तो तार के भीतर, क्योंकि तार के भीतर आप अच्छी तरह से जानते होंगे इलेक्ट्रॉन कूद के तो बाहर निकल नहीं रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन कूद के तार में से बाहर निकल जाए, इलेक्ट्रॉन अकेले दौड़ने लगे तो दौड़ेगा अकेले, तब तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र निकाले। लेकिन तारे के भीतर रहेगा तो जितना ओकरे अंदर प्लस है उतना ओकरे अंदर माइनसो रहेगा, इसलिए वो केवल और सिर्फ केवल क्या पैदा करेगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। तो इस लेसन का इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा केवल चुंबकीय क्षेत्र, न कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। इसका आप आंसर बोलेंगे केवल चुंबकीय क्षेत्र। चलिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन, तो हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे अतिलघुत्तरी का जो क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपको दिया है ये एक गोली पृष्ठ के लिए है। गोली पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो होता है n2/v माइनस n1/u इक्वल टू होता है n2 माइनस n1/r। ये आपका फार्मूला होता है। जहाँ पे जो r होता है ये वक्रता त्रिज्या होता है, जहाँ v जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है, u वस्तु की दूरी होती है, जहाँ n1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक होता है और जहाँ n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। पहले ये लिखेंगे, उसके बाद आपसे पूछा है कि इनकी सीमाएं बताइए, तो आप दो सीमा लिखिएगा, याद रखिए दो सीमा। पहला सीमा कि गोली पृष्ठ का द्वारक छोटा होना चाहिए। क्या लिखेंगे आप, द्वारक आपको लिखना होगा कि गोली पृष्ठ का जो द्वारक होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। पहली बात यही लिखेंगे। और दूसरी बात ये लिखेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या आर हो वो बड़ा होना चाहिए। वक्रता त्रिज्या आर क्या होना चाहिए, बड़ा। तो दो आप कारण लिखिएगा। इसका सीमाएं जो बोला है आप तुरंत फटाक से ना सीमा लिखिएगा कि जो गोली पृष्ठ होना चाहिए इसका द्वारक छोटा होना चाहिए और इसकी जो वक्रता त्रिज्या होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं लिखना है। क्योंकि एक नंबर है, एक नंबर में आपको 2 से 3 लाइन लिखना होगा, आराम से हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका कट चुका है तो इसको देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़िए, आगे जो क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन आपसे बोला है कि प्रिंज वाला क्वेश्चन है, और देखिए ध्यान से, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको फिगर उगर नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा बस सोचना है, थोड़ा सा सोच के लगा देना। लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला प्रिंज वाला याद होना चाहिए। यदि फार्मूला याद नहीं है तो अभी देख लीजिए, n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m बट्टा के 2, नीचे होता है साइन a बट्टा के 2। ये फार्मूला होता है प्रिज्म के लिए, प्रिज्म का अपवर्तनांक के लिए फार्मूला होता है। क्वेश्चन में देखिए डेल्टा m विचलन कोण होता है और a होता है प्रिज्म कोण होता है। इस क्वेश्चन में देखिए खुद कह रहा है कि जो प्रिज्म कोण a है, जो आपसे बोला है कि जो प्रिज्म कोण a है वो विचलन कोण डेल्टा m के क्या है, बराबर है। ये खुद कह दिया है सवाल में। तो आपसे पूछ रहे हैं तो बताइए कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल डेल्टा m का जवाब a रख देना है। अभी एकदम आसानी से आ जाएगा। देखिए यहाँ से n बराबर आपका हो जाएगा, ऐसे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन, उसके बाद a, और हम लोग खुद बोलेंगे डेल्टा m के जवाब पे क्या रखना है, a रखना है। तो जहाँ डेल्टा m है उसके जवाब पे रख दो, बट्टा के 2, और नीचे देखो साइन a बट्टा 2। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि n बराबर आप लोग जोड़िए साइन a, यह a जोड़ के कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और नीचे बट्टा के 2, और नीचे आपका दिखाई दे रहा है साइन a बट्टा 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका देखिए क्या हो जाएगा, n बराबर आपका हो जाएगा कि साइन आपका आएगा a और नीचे आपका रहेगा साइन a/2। ये आ गया। इसके आगे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। यदि आपको साइन 2a का फार्मूला याद हो, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कास a, 2 साइन a और कास a होता है साइन 2a का। लेकिन बाई लक यदि यहाँ 2 नहीं रहता है, यदि 2 नहीं रहता है तो फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाता है। साइन a बराबर फार्मूला होता है 2 साइन
ए बट्टा 2 और नीचे हो जाता है कास ए बट्टा 2। लेकिन कब, जब यहाँ 2 नहीं रहेगा तो हम लोग लगाते हैं यन बराबर, देखिएगा यन बराबर यहाँ साइन ए है तो हम लोग वो वाला फार्मूला लगाएंगे नीचे वाला, तो इसको लिखेंगे 2 साइन ए बट्टा 2 और लिखेंगे कास ए बट्टा 2। नीचे वाला कौन चीज है, साइन ए बट्टा 2। साइन ए बट्टा 2 से साइन ए बट्टा 2 कट जाएगा, तो यन बराबर आपका होगा 2 कास ए बट्टा 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए काफी आसान क्वेश्चन है और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसके बाद वाला देखिए क्वेश्चन आपका आया कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अभी आप देखें विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसी तरंगे, अनुप्रस्थ। और इसमें क्या लिखना है आपको, केवल लिखना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो संचरण की दिशा होती है वो सदैव विद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत होती है। बस इतना ही आपको लिखना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि संचरण की दिशा किधर होती है, तो आप सीधे लिख दीजिए कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं उनकी संचरण की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत होती है। यदि आप फिगर बनाना चाहते हैं तो ऐसे फिगर भी बना सकते हैं। देखिए इधर आप ई लिख दीजिए और इधर आप बी लिख दीजिए और ऐसे फिगर बना दीजिए। ऐसे इसको आप दिखा दीजिए कि ये तरंग संचरण की दिशा है, ये विद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, और कुछ नहीं करना है। और आप चाहे तो ऐसे फिगर भी बना सकते हैं। ये वाला जो फिगर बनता है ऐसे फिगर जो बनता है, आप चाहे तो ऐसे फिगर भी बना सकते हैं। इसमें डायरेक्शन आप दिखा सकते हैं ऐसे। लेकिन आपका 1 नंबर है तो 1 नंबर में आप जितना आप चाहें लिख सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा इसमें आपको केवल क्या पूछा है, आपसे केवल ये पूछा था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की दिशा किधर होती है। अब अगला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वैसे तो बहुत बड़ा नंबर में आता था, 3 नंबर में आता है, कभी 5 नंबर में देता है। लेकिन 5 नंबर में देगा तो साथे में एगो न्यूमेरिकल इसके साथ लगा देगा और कह देगा कि आप ट्रांसफार्मरो लिखिए और साथ ही न्यूमेरिकलो लगाइए। लेकिन यहाँ पे 1 नंबर में पूछा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए जो ट्रांसफार्मर हुआ या जनरेटर हुआ, ट्रांसफार्मर जनरेटर दोनों को दोनों अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ट्रांसफार्मर या जनरेटर दोनों को दोनों अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और हम लोग लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दूसरी बात लिखेंगे ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। और ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, ट्रांसफार्मर सदैव ट्रांसफार्मर का एक कार्य होता है कि निम्न विभव को उच्च विभव में तथा उच्च विभव को निम्न विभव में क्या कर सकता है, बदल सकता है। और ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, एक होता है उच्चाई और एक होता है अपचाई। देख लीजिए आप चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये निम्न विभव को उच्च विभव में और उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित कर सकता है और 2 प्रकार का होता है। क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे और बहुत ज्यादा यदि आप लिखने लग रहे हैं तो बड़ा वाला क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। तो चलिए अब आया इसका सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, कोई भी सेल के भीतर जो प्रतिरोध माने क्या, प्रतिरोध का मतलब जो रुकावट, धारा को रोके, विद्युत प्रतिरोध धारा को रोके। और सेल के भीतर प्रतिरोध, सेल के भीतर का प्रतिरोध का मतलब होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट आए उसी सेल को आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। तो सेल का आंतरिक जो प्रतिरोध होता है, सेल के भीतर जो प्रतिरोध होता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो 3-4 बातें याद कर लीजिए। सबसे पहला जो कि इसमें लिखे नहीं है कि ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, ताप बढ़ाते हैं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। और दूसरी बात, सेल के भीतर जितना ज्यादा विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता बढ़ाएंगे, सांद्रता में ज्यादा से ज्यादा गाढ़ापन करेंगे तो भी विद्युत धारा में रुकावट आता है। मतलब कि ये हो जाता है कि जब उसमें सांद्रता बढ़ जाती है तो अंदर का प्रतिरोध बढ़ेगा और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा को रोकेगा। तो कुल मिला जुला के यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है जब सेल के भीतर विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता बढ़ा देते हैं। तीसरी बात देखिए, जो प्लेट रहता है ना, प्लेट जितना लगे रहेगा तो क्या होगा, विद्युत धारा जल्दी जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे। लेकिन जब प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। रास्ता जब लंबा होगा तो बीच में बहुत ज्यादा रुकावट आएगी, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कंडीशन ये भी होता है कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देने के कारण, जो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो देख लीजिए ये जो आपको लिखा है कि इतने बातों पर निर्भर करता है, तो आपका किस पर निर्भर कर रहा था, ताप, विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता, प्लेटों के बीच की दूरी और प्लेटों के क्षेत्रफल पर। अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन आया। अब देखिए व्हीटस्टोन सेतु, तो व्हीटस्टोन सेतु या तो ज्यादा इसको न्यूमेरिकल दे देता है और देखिए छोटा नंबर में पूछ दिया है। तो व्हीटस्टोन सेतु पूछा है आपसे
कि व्हीटस्टोन सेतु के लिए पहले आरेख बनाइए। तो आरेख जब बनाएंगे तो आपको इसमें नंबर मिलेगा। तो पहले हम लोग पहले इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए विद्युत अपघट ये जो होता है क्या कहते हैं व्हीटस्टोन, ये पहले इसको फिगर बनाइए। इसमें जब हम लोग फिगर बनाते हैं तो ऐसे देखिए, इसको ऐसे लाएंगे ऐसे यहाँ पे, और इसको लाएंगे ऐसे और यहाँ मिला देंगे। अब देखिए बीच में जो होता है वो होता है गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे जो लगा होता है क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। और नीचे देखिए, नीचे आपका जो लगा होता है यहाँ पर बैटरी या सेल, यहाँ पे कुंजी लगी होती है। आप कुंजी ऐसे, कुंजी मैंने होता है स्विच, कुंजी मैंने आपका रहता है स्विच, ऐसे कुंजी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप जानते हैं कुंजी भी रखता है, गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी कुंजी रहता है, ठीक, तो यहाँ भी आप कुंजी चाहे तो लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ कुंजी रहता है, 2 कुंजी गैल्वेनोमीटर। अब देखिए नाम क्या होता है, एक नाम, एक नाम ए, एक नाम बी, एजा सी और यहाँ डी। और सुनिए यहाँ पे कुल मिला जुला के आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बताइए कि संयुग्मी भुजा क्या है। तो संयुग्मी भुजा याद कर लीजिए, संयुग्मी भुजा वह भुजा होता है जो व्हीटस्टोन सेतु के बैटरी या सेल से जुड़ा होता है। तो देखिए बैटरी या सेल से कौन जुड़ा हुआ है, बैटरी का देखिए प्लस वाला सिरा, तो प्लस वाला सिरा जाके ए पे जुड़ा हुआ है। प्लस वाला सिरा कौन से जुड़ा हुआ है, ए साइड। देखिए बैटरी का सिरा ए से जुड़ा है। और देखिए माइनस वाला जाके कौन जुड़ा है, माइनस वाला सी से जुड़ा है। माइनस वाला सी से जुड़ा है कि नहीं, तो ए का संयुग्मी भुजा तो ए सी हो जाएगा, ए सी। क्यों, क्योंकि ये कौन से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है सेल या बैटरी से। और दूसरी संयुग्मी भुजा जो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हो, तो गैल्वेनोमीटर से कौन जुड़ा हुआ है, बी और डी। कौन जुड़ा हुआ है, बी डी। तो जो जुड़ा है बी डी, जो जुड़ा है ना गैल्वेनोमीटर से, ये आपका हो जाएगा संयुग्मी भुजा। तो 2 संयुग्मी भुजा है, कौन, बी डी। बी डी माने जो धारामापी से जुड़ा है, गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है वो एगो, और एगो कौन, जो बैटरी या सेल से जुड़ा है। तो बैटरी और सेल से कौन जुड़ा है, एसी। तो बस सिंपल सी बात है। आपसे पूछा है कि संयुग्मी भुजा कौन है, तो आप बोलिएगा संयुग्मी भुजा वो भुजा होता है जो व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी से जुड़ा होता है और धारामापी से जुड़ा होता है। बस अगले वाले क्वेश्चन को देखिए, देख लीजिए, लिखे भी हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए, इसके बाद शंट। शंट देखिए क्या होता है। तो शंट हम लोग बोलते हैं कि शंट जो होता है बहुत एक कमजोर प्रतिरोध होता है, बहुत मामूली प्रतिरोध होता है, जो हमेशा जो होता है धारामापी के साथ, गैल्वेनोमीटर धारामापी के साथ जो लगाया जाता है, और भी समांतर क्रम में लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। और ये इसलिए लगाया जाता है, इसका अनुप्रयोग क्या है, कहाँ इसका यूज करते हैं, तो धारामापी को जी को अमीटर में बदलने के लिए, धारामापी को किस में बदलने के लिए, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, शंट का। तो आप बोलेंगे शंट क्या है, तो हम लोग बोलेंगे जो शंट होता है, देखिए कैसे, यहाँ पे यदि गैल्वेनोमीटर लगा दे, धारामापी लगा दें, और जस्ट इसके नीचे कैसे लगाते हैं, अभी आपको बताया गया है, समांतर क्रम में ऐसे इसको लगाया जाता है। समांतर क्रम में यहाँ पे यस लगा होता है, समांतर क्रम में लगा होता है। देखिए यहाँ से यदि धारा आ रही है, विद्युत धारा आई, तो इसमें कुछ धारा चली जाएगी, आई जी। तो यहाँ जो बचा रहेगा क्या बचेगा, इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो आई माइनस क्या लिखेंगे, आई जी। तो कुल मिला जुला के आपसे पूछा है कि बताइए शंट क्या है, तो हम लोग बोलेंगे जो शंट होता है वो बहुत अल्प प्रतिरोध का तार होता है, बहुत कमजोर तार होता है, बहुत पतला तार होता है, जो धारामापी के साथ सुरक्षा, मतलब धारामापी की जो कुंडली होती है उसके सुरक्षा के रूप में लगाया जाता है। इसलिए कि देखिए धारामापी जो होता है वो कम धारा नाप को बताता है, धारामापी जो होता है कम धारा नापता है, जबकि अमीटर ज्यादा धारा नाप को बताता है। तो मान लीजिए धारा जा रहा है, धारा यदि ज्यादा जाएगा, धारा यदि ज्यादा जा रहा है तो कुछ धारा ये जितना रोक सके उतना ही, नहीं तो ज्यादा यदि धारा चला जाएगा तो पिघलिए जाएगा तार वे इसका, इसलिए कुछ धारा इसमें चला जाता है। और इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग शंट का उपयोग करते हैं। तो शंट जो अल्प प्रतिरोध होता है और जो धारामापी की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। और दूसरी बात, इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग यही है कि धारामापी से ओमीटर में बदला जाता है। शंट का उपयोग ओमीटर में बदला जाता है, किससे, धारामापी से। चलिए धारामापी से ओमीटर में बदलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल ये आया हुआ है, काफी आसान न्यूमेरिकल है। जो भी लड़का यदि पढ़े होगा कि लेंस की क्षमता वो जानता होगा, लेंस की क्षमता पी से दिखाते हैं। क्षमता दिया है प्लस के 5 डायवेक्टर, जोने के प्लस रहता है पक्का है कि कौन सा लेंस होगा, उत्तल, और जोने का माइनस होता है पक्का है कौन सा लेंस होगा, अवतल। तो ये एक अवतल और एक क्या है, उत्तल। अब हम लोग तुरंत इसका निकाल लेंगे कि टोटल फोकस कितना होगा। पी बराबर दोनों को जोड़ देंगे, पी बराबर जोड़ेंगे तो P1 धन P2, और जब इसको हल करेंगे तो P1 की वैल्यू दे रहा है 5 डायवेक्टर और P2 की वैल्यू है माइनस के 3 डायवेक्टर। घटाएंगे तो आपको बचेगा 2 डायवेक्टर। कितना आ जाएगा, 2 डायवेक्टर। तो P की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा है फोकस दूरी, तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि F बराबर होता है 1/F डायवेक्टर। ये फार्मूला होता है P बराबर 1/F। यदि हम तिर्यक का गुणा कर दें
तो त्रिज्या का गुणा करेंगे तो देखिए यह बराबर होगा 1/p और एजा लिखेंगे मीटर, एजा क्या लिखेंगे मीटर। लेकिन जब ये फार्मूला हम यहीं लिख देते हैं यह बराबर एजा 100 लगा देंगे और बट्टा के p लिख देंगे, तो ये मीटर में नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे सेंटीमीटर, सेमी में लिखेंगे। अब हम यदि वैल्यू भर दें तो 100 और p का मान देखिएगा, p का मान कितना है 2 से इसको काट दें तो 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 50 सेंटीमीटर। बस इसका यही आंसर हो जाएगा और आप आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए इसके बाद आपसे क्षमता पूछा था, फोकस दूरी, दोनों आप निकाल चुके हैं और ये काफी आसान क्वेश्चन है। इसके बाद वाला देखिएगा क्वेश्चन, देखिए ये जो न्यूमेरिकल आया हुआ है, ये न्यूमेरिकल या तो आपसे पूछेगा कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव बताइए, आइंस्टीन का समीकरण दीजिए या न्यूमेरिकल बताइए। आप इतना याद रखिए ना, हम ये आप जब सेट लगाने बैठेंगे तो डी ब्रोगली पूछ देगा या डी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य पूछ देगा, जिसे या तो उस पर डेरिवेशन पूछेगा या तो उस पर न्यूमेरिकल पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, उससे रिलेटेड पूछेगा जरूर, उससे बाहर नहीं आने वाला है। तो देखिए आपसे कार्यफलन दे दिया है, तो कार्यफलन आपको पता है कि कार्यफलन किससे दिखाते हैं, कार्यफलन W से दिखाते हैं। तो आपको W बराबर दे दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई दे दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दे दिया है कि लेमडा, लेमडा माने होता है तरंगदैर्घ्य, तो लेमडा तरंगदैर्घ्य दे दिया है 5000 और लिखा है एंगस्ट्रॉम। आगे देखिए चाहे तो आप इसको बदल सकते हैं, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो आपको हो जाएगा 5000 तो दिया ही है, मीटर में इसको बदलेंगे तो 10 बघात कितना लिखेंगे -10 मीटर। आप इसको कम कर लीजिए, 3 को 0 कम करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 5 और 3 को कम होगा तो यहाँ हो जाएगा 10 बघात -7 और क्या बचेगा मीटर। और आपसे पूछा क्या है देहली तरंगदैर्घ्य, तो देहली तरंगदैर्घ्य को आप लिखेंगे लैम्डा 0, देहली तरंगदैर्घ्य ये होता है लैम्डा 0। और आपसे पूछा है निरोधी विभव, निरोधी विभव में भी 0, ये दोनों आपसे पूछ दिया है, 2 चीज आपसे पूछा है। तो सबसे पहले चलिए अभी पहला निकाला जाए, जो कि पहला हम लोग निकालेंगे ये इससे W से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि W बराबर होता है H न्यू 0, H न्यू 0 होता है, क्या होता है H न्यू 0। और न्यू को यदि हम बदल दें, न्यू 0 को बदल दें तो लिखेंगे C बट्टा लेमडा 0, C बट्टा लेमडा, क्योंकि H न्यू बराबर मतलब न्यू बराबर होता है ना, देखिए H न्यू बराबर होता है C बट्टा लेमडा, क्योंकि देहली तरंगदैर्घ्य निकालना है, देहली आवृत्ति होता है देहली तरंगदैर्घ्य, तो हमको क्या निकालना है लेमडा। जिसको भी निकालना होता है सदैव उसको अकेले छोड़ते हैं, इसको त्रिज्या का गुणा कर देंगे, इसको लाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से जब आप हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा 0 बराबर हो जाएगा आपका HC बट्टा का आपका हो जाएगा W। अब इसकी वैल्यू भरेंगे लेमडा 0, देखिए H की वैल्यू फिक्स होता है, H की जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ये H की वैल्यू फिक्स है 6.6 और 10 बघात -34, और C की वैल्यू फिक्स है, C की वैल्यू है 3 × 10 बघात 8। और उसके बाद देखिए W तो दिया ही है, W कितना दिया है, W दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करेंगे तो गुणा करेंगे 1.6 × 10 बघात -19। अब देखिए क्या करेंगे, ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ से देखिए लेमडा 0 बराबर यहाँ से आपका हो जाएगा 66 × 3 और नीचे देखिएगा नीचे है 2 × हो जाएगा 16, दशमलव हट गया। ये नीचे से आप ऊपर लेके जाइए, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए 10 बघात -34 पहले से मौजूद है और ये वाला देखिए जा रहा है, तो माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस, और 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27 होगा, 10 बघात प्लस के 27। अब पहले क्या कीजिए 2 से काट लीजिए, इसको 2 से काटेंगे, 2 से इसे काट दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 33। और देखिए लेमडा 0 बराबर हो जाएगा 3 × 9, 3 × 9 बट्टा के 16, और इसको घटाइए तो घटाने में बचेगा 10 बघात -7 बच जाएगा। अब आप क्या कीजिए इसमें भाग दीजिए, जब आप भाग देंगे तो देखिए 99 में आपको 16 से भाग देना है, तो 16 से भाग देंगे, 16 छक्के हो जाएगा 96। अब देखिए कितना बच जाएगा आपका, इधर बचेगा 3, दशमलव लगाइए और क्या कर सकते हैं 0 बढ़ाइए, तो आपका होगा 16 कम 16। अब यहाँ से आपका बच जाएगा 14, फिर आप 0 लगाएंगे और उसके बाद हो जाएगा 16 × 8 = 128, 16 × 8 = 128। अब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बच जाएगा 1, फिर 0 आप बढ़ाइएगा, 0 बढ़ाएंगे तो 16 × 7 हो जाएगा 112, घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 8 और उसके बाद क्या बचेगा आपका बच जाएगा 1 0। तो इसके बाद हम करने क्या जो होता है, इतना ज़्यादा हो गया, 2 अंक पर चाहिए, 3 अंक पर चला जा रहा है, तो लेमडा 0 बराबर आपका हो जाएगा 6.187 गुणे 10 बघात -7, ये आएगा मीटर में। यदि मीटर को हमको किस में बदलना है, एंगस्ट्रॉम में बदलना है,
तो एंगस्ट्राम में इसको बदल देते हैं। मीटर को एंगस्ट्राम में बदलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए मीटर बड़ा होता है, मीटर बड़ा होता है और एंगस्ट्राम छोटा होता है। तो बड़ा से छोटा में करने के लिए घात हमेशा प्लस रखते हैं, तो इस पर घात हो जाएगा 10 पर घात 10 एंगस्ट्राम। तो देखिए 7 में से 10 घटेगा तो 3 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा लेमडा 0 बराबर 6.187 गुणे 10 पर घात 3 और 3 जीरो से हम हटा देंगे इसको, तो लेमडा 0 बराबर हो जाएगा 6187 और क्या लिख देंगे एंगस्ट्राम। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा इतना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपसे पूछा है कि निरोधी विभव, तो जो देखिए आपको निरोधी विभव जो पूछ रहा है मतलब कि V0 पूछ रहा है आपसे, तो हम लोग जानते हैं कि जो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है E= वो 2 भागों में निकल जाती है। एक भाग होता है उसका कार्यफलन और एक होता है गतिज ऊर्जा। ये होता है गतिज ऊर्जा, जो कि होता है गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या लिखते हैं, मैक्सिमम लिखते हैं। और आपको यहाँ से पता होगा E बराबर होता है H न्यू। E बराबर क्या होता है H न्यू। और यहाँ से W, जो कि W आपको दे चुका है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक बात सुनिए कि K बराबर होता है, देखिए आवेश जो कि इलेक्ट्रॉन है इनटू वोल्टेज। यहाँ पे देखिए कैसे लिखते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि V बराबर होता है W अपान क्या लिखते हैं Q, लिखते हैं कि नहीं। जहाँ W क्या है, कार्य है या ऊर्जा है, तो हम लोग ये भी क्या है E, यहाँ पे K क्या है ऊर्जा है और W भी क्या है मान लीजिए ऊर्जा है। तो दोनों को आप यहाँ लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ से जो लिख सकते हैं आप देखिए यहाँ से आप बोलेंगे जो K भी लिख सकते हैं बट्टा K, क्योंकि यहाँ पे आवेश है। तो आवेश को क्या लिख सकते हैं, आवेश को इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में आप तिर्यक का गुणा कीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा K बट्टा E और इसमें तिर्यक का गुणा करेंगे तो K बराबर क्या लिख सकते हैं E × V0। आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, E और V0 क्या है निरोधी विभव, जो कि हमको पता करना है। अब देखिए यहाँ से आप जानते होंगे कि न्यू बराबर क्या होता है HC। न्यू जो होता है C बट्टा के लेमडा, HC बट्टा के क्या लिख देते हैं लेमडा बराबर, क्योंकि आपको वो पता करना है V0। एक काम कीजिए इधर लेके आइए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ से E और क्या लिख देंगे V0। अब एक काम कर सकते हैं आप लोग, देखिए आप चाहें इधर क्या है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से आप दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए। जब इलेक्ट्रॉन से आप दोनों पक्षों में भाग देंगे तो देखिए यहाँ से क्या होगा HC बट्टा लेमडा इलेक्ट्रॉन और यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा तो क्या बचेगा 2V, मतलब कि 2V। इधर से क्या आपको क्या बचेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, क्या बचेगा V0, ये बच जाएगा। अब वैल्यू भर दीजिए। H की वैल्यू फिक्स है 6.6 गुणे 10 पर घात -34 और C का भी वैल्यू फिक्स है 3 गुणे 10 पर घात 8। और देखिए नीचे लेमडा दे दिया है 5000, शुरू में दिया था 5000 और 5000 को लेमडा जो 5000 दिया है वो दिया है एंगस्ट्राम में। और इसको यदि हम मीटर में बदलें, इसको मीटर में बदलते हैं तो कितने से गुणा करते हैं 10 पर घात -10 मीटर। यहाँ से इसको हल करते हैं तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 5 और घटेगा तो कितना बचेगा 10 पर घात -7 मीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 5 गुणे 10 पर घात -7। और इलेक्ट्रॉन देखिए स्मॉल इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 गुणे 10 पर घात -19 और फिर लिखेंगे -2 यहाँ वोल्टेज बराबर V0। तो देखिए V0 आपको निकालना है, तो जो चीज़ निकालना है उसको पहले लिख दीजिए। V0 आपको पता करना है और देखिए इसमें से क्या करना है। पहली बात कि ये दशमलव से दशमलव आप हटा दीजिए, दशमलव से दशमलव हटाइए, यहाँ से आपका जो बच जाएगा वो होगा 66 और गुणे 3 और उसके बाद देखिए ये नीचे से ऊपर लेके जाइए। देखिए 19 और ये 7 आपका सीधे सीधे हो जाएगा 26 और 26 में 8 को जोड़िए, 26 और 8 आपका हो जाएगा टोटल 34, ऊपर 34 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 10 पर घात -34 और ये ऊपर ही चला जाएगा तो ये होगा 10 पर घात +34 और नीचे देखिए नीचे क्या बचा रहेगा, नीचे आपका बचा है दशमलव हट चुका है तो 5 गुणे बचा है 16। इधर क्या बचा आपका -2, ये बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ से इसको हल करते हैं, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म हो गया। तो इधर 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे, इसको काटिए 3 3, अब गुणा कर लीजिए 3 3 के 9, 3 3 के 9, यहाँ से होगा 8 5 40 और इधर आपका बचा है -2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि V0 बराबर पहले आप 4 से भाग दे दीजिए। 4 से जब 99 में भाग देंगे किनारे, 4 से भाग दीजिए 99 में, 4 दूना के 8, यहाँ से हो जाएगा भाग देने पर और बचेगा कितना, बचेगा आपका 1 फिर 9 फिर भाग दीजिए तो यह हो जाएगा 4 चौक को 16 और आपका बच जाएगा आपका 16, नीचे बच जाएगा 3 फिर 0 बढ़ाइए
दशमलव लगाइए, ये हो जाएगा 4 सते 28 और ये उसके बाद बचेगा 2, 0 बढ़ाइए 4 पचे 20, ये हो जाएगा। तो इसको हम भाग देंगे तो यहाँ नीचे आपका 10 अभी बचा रहेगा, 10 बचा रहेगा। भाग देने पर कितना आया है? आया 2, 4, 7 और 5 माइनस के 2। देखिए एक 0 से क्या होगा, दशमलव एक स्थान और इधर खिसकेगा, तो ये हो जाएगा V0 बराबर हो जाएगा 2.475 माइनस के 2। जब घटाएंगे तो 2 में से 2 घटेगा तो 2 हट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा V0 बराबर 0, ये 2 से 2 कटेगा 0.75 और इसका जो मात्रक होगा वो मात्रक आएगा वोल्ट। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो आया हुआ है अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत। देखिए आपको पहली बात ये पता होगा कि जब पी टाइप के अर्धचालक को धन टर्मिनल से और एन टाइप के अर्धचालक को ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं अग्र अभिनत। और उत्क्रम अभिनत क्या होता है या पश्च अभिनत क्या होता है? जब पी टाइप का अर्धचालक को माइनस टर्मिनल से और एन टाइप को प्लस वाले से जोड़ देते हैं तो वो होता है कौन सा? आपका होता है उत्क्रम अभिनत। तो देखिए ये लिखा भी क्या है, अग्र अभिनत क्या है, उत्क्रम अभिनत क्या है। तो सबसे पहले यदि आपको पता हो, देखिए फिगर यदि आप बनाते थे, देखिए आप ऐसे बनाइए, बीच में देखिए ये आप बना लीजिए पी टाइप का और इधर आप बना लीजिए इसको एन टाइप का। बीच में क्या रहता है? बीच में आपका रहता है अवक्षय परत। यहाँ से देखिए इसको ले जाकर हम लोग जोड़ देते हैं प्लस वाले से, इसको ले जाकर हम लोग जोड़ देते हैं यहाँ से माइनस वाले से ए यहाँ पे। तो ये आपका रहता है पी टाइप का और ये क्या रहता है एन टाइप का। यहाँ आपका रहता है प्लस और यहाँ रहता है माइनस और बीच में क्या रहता है? बीच में आपका जो रहता है ये रहता है अवक्षय परत, यहाँ रहता है अवक्षय परत। तो बोल देते हैं ये कौन सा? ये होता है पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनत है क्योंकि पी टाइप का अर्धचालक को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन टाइप का अर्धचालक को बैटरी से ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं, बोलते हैं इसको अग्र अभिनत है। देखिए इसमें अग्र अभिनत उत्क्रम अभिनत में क्या हो जाता है, इसमें देखते हैं जब इसके उल्टा हम लोग बनाते हैं ऐसे। देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम लोग इधर देखिए इधर प्लस इधर माइनस उल्टा जोड़ देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो अवक्षय परत रहता है वो काफ़ी चौड़ा हो जाता है। देखिए ये पी टाइप का और ये एन टाइप का। तो इसमें हम लोग बोलते हैं ना कि जब पी टाइप का अर्धचालक को बैटरी के ऋण टर्मिनल से और एन टाइप का अर्धचालक को बैटरी से धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं उत्क्रम अभिनत। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन अग्र अभिनत है, कौन उत्क्रम अभिनत है। तो अग्र अभिनत तो उसे कहेंगे पी टाइप का अर्धचालक को प्लस से, एन टाइप का अर्धचालक को माइनस से। उत्क्रम या पश्च अभिनत कौन है? पी टाइप को माइनस से, एन टाइप को प्लस से। अब देखिए इसमें अंतर क्या होता है, जब इसमें जोड़ देते हैं तो पहली बात देखिए इसमें पहला अंतर आप सीधे बोल सकते हैं, इसमें जो धारा बहती है इसमें धारा का मान ज्यादा होता है, इसमें धारा का मान क्या होता है? कम होता है। इसमें लगभग धारा का मान मिली एम्पियर में जाता है, मिली एम्पियर में। इनमें माइक्रो एम्पियर में, माइक्रो मैंने 10⁻⁻⁶ इतना कम जाता है माइक्रो एम्पियर में। माइक्रो एम्पियर इसमें क्या होता है? मिली एम्पियर 10⁻³ मिली एम्पियर। इसमें मिली एम्पियर में, इनमें माइक्रो एम्पियर में जाता है। दूसरी बात इसमें देखिए अवक्षय परत, अवक्षय परत पतला होता है। इसमें अवक्षय परत क्या होता है? पतला होता है। इसमें देखिएगा अवक्षय परत क्या होता है? चौड़ा होता है। अवक्षय परत क्या होता है? चौड़ा होता है उत्क्रम वाले में। और दूसरी बात जब अवक्षय परत पतला होगा इसका प्रतिरोध कम होगा, इसका अवक्षय परत चौड़ा होता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर अगली बात देखिए इसमें जो विद्युत क्षेत्र लगा होता है, ये विद्युत क्षेत्र इसके अंदर जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र होता है, इसके अंदर जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र होता है दोनों अपोजिट होते हैं। यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र इस दिशा में रहेगा तो आंतरिक विद्युत क्षेत्र इस दिशा में रहेगा, आंतरिक विद्युत क्षेत्र इस दिशा में रहेगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं? विपरीत। किसमें? पी अग्र अभिनत वाले में। अग्र अभिनत में क्या होते हैं? बाह्य विद्युत क्षेत्र और आंतरिक विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जबकि पश्च या उत्क्रम में विद्युत क्षेत्र दोनों आंतरिक और बाहरी दोनों एक ही दिशा में रहती है। तो आप 4 इसमें अंतर लिख सकते हैं। 4 अंतर आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि पहला तो दोनों का डिफिनेशन लिख दीजिए कि अग्र अभिनत क्या होता है, उत्क्रम अभिनत क्या होता है, पहला डिफिनेशन। दूसरा इसमें बहुत कम धारा जाती है, मतलब इसमें ज्यादा जाती है उसमें बहुत कम धारा जाती है। इसमें मिली एम्पियर में जाती है तो उसमें माइक्रो एम्पियर में जाती है। इसमें अवक्षय परत बहुत पतला होता है, उसमें अवक्षय परत बहुत चौड़ा होता है। इसमें प्रतिरोध कम होता है, उसमें प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। और इसके बाद हम लोग बोलेंगे ये चीज कि इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र और आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, जबकि इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र और आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होती है। तो आप इतना लिख सकते हैं। और देखिए इसके आगे वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है। देखिए ये लिखा गया है मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में,
अवक्षय परत पतला होता है, अवक्षय परत चौड़ा होता है। इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा और आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों विपरीत होती है, एक ही दिशा में होती है। ये सब आप लिख सकते हैं। देखिए अगला वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन कर रहा है, इसको आपको बताना है कि ये प्रतिरोध को ही रिप्रेजेंट करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए जिसके ऊपर 1/2 घात रहता है वो हमेशा अंडर रूट वाला कहलाता है। 1/2 घात है, ये क्या कहलाएगा? 1/2 अंडर रूट। अब देखिए हेनरी किसका होता है? आप सबको पता होगा कि प्रेरकत्व का हेनरी होता है। हेनरी किसका मात्रा होता है? प्रेरकत्व का। और फैराडे किसका होता है? मतलब संधारित्र की धारिता सी का। तो आप यहाँ से जानते हो कि प्रेरकत्व यल, और ये क्या है? संधारित्र सी। ये चीज है संधारित्र सी की धारिता, और ये हेनरी यल का। हम लोग क्या करते हैं कि एक कलाकारी कर देते हैं, ऊपर नीचे ओमेगा से गुणा कर देते हैं। जितना ऊपर ओमेगा से गुणा, नीचे ओमेगा से भाग, कोनो परिवर्तन नहीं होगा। ओमेगा नीचे भी क्या कर देंगे? ओमेगा। तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, सवाल में कोनो परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन एक बेनिफिट आपका हो जाएगा सबसे बड़ा, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा यल, और देखिए एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। यहाँ से ये फायदा आपको मिलेगा। देखिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ओमेगा यल अगुड़े इसको लिखेंगे 1/ओमेगा सी, ये चीज लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, आपको पता होगा कि देखिए एक्सएल क्या होता है? एक्सएल आपको ओमेगा यल क्या होता है? ओमेगा यल होता है एक्सएल। और 1/ओमेगा सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी होता है एक्स सी। और आपको अच्छी तरह पता है कि एक्सएल जो होता है प्रतिरोध है, प्रेरकत्व का प्रतिरोध है, और एक्सी संधारित्र का प्रतिरोध है। तो दोनों प्रतिरोध है। तो देखिए प्रतिरोध में प्रतिरोध का गुणा होगा तो प्रतिरोध का क्या होगा? स्क्वायर। अब प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। तो दोनों का जो होगा, इसका भी ओम होगा, ओम इसका भी होगा, अगुड़े ओम इसका भी होगा। तो ओम में ओम का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओम स्क्वायर। इसके ऊपर क्या है? 1/2। यहाँ से आपका हो जाएगा ओम का स्क्वायर, ओम का स्क्वायर, इस पर 1/2 घात। तो घात में घात का गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा ओम। यही आपसे पूछा है कि बताइए कि ये एक प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है, तो ओम किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रतिरोध को। आप ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद वाला देखिएगा, इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ये देखिए, हाँ ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है इस तरह का, देखिए ये किरचॉफ का नियम है। और आप इतना याद रखिएगा, देखिए अभी आपको पीछे व्हीटस्टोन दिखाई दिया है, तो व्हीटस्टोन या तो पूछिए देता है या तो व्हीटस्टोन का इन्ने उन्ने करके पूछता है। या देखिए किरचॉफ पूछ देगा, या किरचॉफ का जो क्वेश्चन देगा उसमें थोड़ा सा कलाकारी कर देगा, या तो फिगर बना के क्वेश्चन दे देगा या डायरेक्ट कर देगा किरचॉफ को दोनों नियम बताइए। तो दोनों नियम पूछ सकता है या मतलब न्यूमेरिकल दे सकता है। तो चलिए न्यूमेरिकल दिया तो न्यूमेरिकल को हल करते हैं। और देखिए न्यूमेरिकल को जब आप हल करेंगे तो इतना याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल के याद करने मतलब न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन होता है उसमें नियम भी लगता है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ के यहाँ दूसरा नियम लगता है बंद पास का नियम। तो किसी को पास नंबर 1 ले लेंगे, किसी को पास नंबर 2। तो चलिए इसको पास नंबर 1 लेते हैं जिसमें धारा I1 जा रहा है, ये पास नंबर 1, इसको बना लेते हैं पास नंबर 2। दूसरी बात, जब धारा के दिशा में चलते हैं, धारा के दिशा में चलेंगे तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल धनात्मक होगा, ठीक। और धारा के विपरीत चलेंगे तो इन दोनों का गुणनफल ऋणात्मक होगा। देखिए कितना आप आराम से कीजिएगा। पहले देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। चलिए यहाँ से पास नंबर 1 से, यह देखिए यहाँ से चल रहे हैं हम लोग। ये धारा प्लस बैटरी है, धारा की दिशा में चल रहे हैं। I1 धारा जा रहा है, इधर धारा जाएगा, प्लस लेंगे, इसमें देखिए ऐसे घूम के इधर धारा इधर चला जा रहा है। तो ये I1 इधर से आया और I1 इधर चला गया। दूसरी बात, इधर देखिए I2 जा रहा है, तो जो I2 जा रहा है तो उसको देखिए I2 यहाँ जा रहा है, I2 गया और I2 यहाँ तक पहुंचा, I1 भी आ रहा है। देखिए ये I1 इधर आ रहा है और ये I2 इधर जा रहा है, ये दोनों जा रहे हैं सब, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं सब? I3। तो यहाँ पे जो I3 का मान जो होगा, I3 जो होगा I1 प्लस I2, इन दोनों के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि I1 इस तरह आया है, I1 इधर से आया है और I1 इस तरह गया है, और I2 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है और I2 इधर से मिलके गया है, तो दोनों का योगफल के बराबर होगा। अब देखिए कैसे हल करेंगे हम लोग। बोलेंगे पास नंबर 1, पहले यहाँ से देखिए, पहले लेंगे हम लोग यहाँ पे पास 1 में, और पास 1 कौन है? तो पास 1 देख रहे हैं आप लोग, A B C और A। पास 1 जो है आप यहाँ लिख सकते हैं पास 1 में, तो पास 1 कौन है यहाँ बोल सकते हैं। चलिए पास 1 समझ गए होंगे, A B C D। अब चलते हैं हम लोग धारा के दिशा में। तो धारा इधर से चलिए, I1 धारा है और इधर देखिए 1 एम्पियर के जा रहा है, तो लिखेंगे ऐसे हम लोग, 1 अगुड़े क्या है इसमें? धारा क्या जा रहा है? I1, फिर प्लस लगाएंगे, देखेंगे इस तरह जाएंगे, इस तरह घूमेंगे और इधर जाएंगे, इधर जा रहे हैं तो क्या है? इधर देखेंगे तो प्रतिरोध ये आपका है, प्रतिरोध कितना है? 1 ओम है, 1 ओम प्रतिरोध है, और धारा क्या है? धारा आपका है I3, ठीक। उसके बाद ऐसे चले जाएंगे और इधर लिखते हैं वोल्टेज, कितना है वोल्टेज? 1 वोल्ट।
लिख के आप कुछ मत कीजिए, समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। फिर अगले चलिए पास नंबर 2, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे पास नंबर 2 में, पास 2। जब पास 2 में चलेंगे तो देखेंगे पास 2 में क्या हो रहा है। यहाँ से चलते हैं, प्लस से चलते हैं, ऐसे चलेंगे, ऐसे जाएंगे, धारक दिशा में चल रहे हैं, धारक दिशा में। तो धारक दिशा में चलेंगे तो प्रतिरोध को धनात्मक लेंगे, प्रतिरोध 1 और धारा है I2। फिर ऐसे घूम के जाएंगे, ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे इधर से घूम जाएंगे, इधर से, तो धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस लेंगे, तो लिखेंगे 1 गुणे I3 बराबर कुल विद्युत वाहक बल। तो यहाँ विद्युत वाहक बल कितना है, 1 है, समीकरण नंबर 2। अब तुरंत इसको क्या कर सकते हैं, घटा दीजिए, तुरंत माइनस कर दीजिए। समीकरण 1 में दिखा दीजिए ऐसे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से क्या कीजिए, समीकरण 2 को घटा दीजिए। घटाएंगे डायरेक्ट घटा दीजिए, घटाएंगे तो घटाने पे याद रखिएगा चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाएगा। आप चाहे तो नीचे भी घटा सकते हैं, आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम कीजिए, गलती ना हो तो आप नीचे घटा दीजिए। देखिए यहाँ पर घटा दीजिए, ये आपका कर लीजिए I1, उसके बाद इधर कर दीजिए I3 बराबर 1, इधर घटाइए तो यह होगा I2 और प्लस I3 बराबर 1। घटाइए, घटाने पर देखिए माइनस माइनस माइनस, चिन्ह बदल जाता है, 1 से 1 कट जाएगा, I3 से I3 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा I1 माइनस I2, उधर कुछ नहीं बचेगा, 0। अब देखिए I2 को उधर भेजिए तो I2 इधर माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो I1 बराबर आ जाएगा I2। तो इसका जितना मान I1 का आएगा उतना मान क्या आएगा, I2 का मान आना चाहिए। दूसरी बात ये कि हम लोग जानते हैं कि जो तीसरा धारा जो इसमें बह रहा है, तीसरा धारा इन दोनों के योगफल के क्या है, बराबर है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखेंगे कि I1 प्लस I2 का जो मान है कोने बराबर है, I3 के बराबर है। तो I1 I2 कोने बराबर है, I3 के बराबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें I1 के जगह I2 या I2 के जगह क्या रख सकते हैं, I3 रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिसमें मान पता करना है उसी में वैल्यू भर देते हैं। तो देखिए एक काम कर सकते हैं, हम लोग I3 का मान यहाँ रख सकते हैं, समीकरण 1 से हम बोलेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जाइए, समीकरण 1 में देखिए I1 प्लस I3 है और बराबर कितना है, 1। अब चुपचाप I3 का मान इधर रख दीजिए। जब I3 का मान भरेंगे तो I1 प्लस यहाँ रखिएगा, I1 प्लस I2 बराबर कितना, 1। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जितना I1 है उतना I2 है। तो आप इसमें देखिए क्या कर सकते हैं कि ये I1, ये I1 और इसको क्या करेंगे, I2 की जगह पर रख देंगे I1 बराबर 1, जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3I1 बराबर 1 और I1 बराबर हो जाएगा 1/3। तो आपको पता है जितना I1 का मान आएगा उतना किसका मान आएगा, I2 का। तो दोनों का मान एक ही आएगा, तो यहाँ से लिख देंगे I2 बराबर भी आ जाएगा 1/3। तो I1 I2 दोनों सेम आया। अब I3 निकाल दे तो देखिए I3 का जो मान होगा आप जानते हैं कि I1 प्लस I2 के क्या आएगा बराबर, तो I3 का जो देखिएगा इस क्वेश्चन में लाइट चला गया था, तो इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर जो आया था 1/3 और 1/3 और यह आया था 2/3। यही लास्ट में यही तीनों आंसर आएगा, पहला दूसरा तीसरा। लेकिन देखिए कई प्रकाशन में जो कहा किया था अंशाल में, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, एक थोड़ा सा चेंजिंग ये देख लीजिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन ये जो अभी लेकर आए हैं 1/3, 1/3 और 2/3। लेकिन यदि आपका यहाँ पे 1 वोल्ट के बजाय 2 वोल्ट देते, यहाँ पे 1 वोल्ट के बजाय 2 वोल्ट दिया है, और ये जो धारा की दिशा है ना, ये धारा की दिशा आपको इस तरफ कर दिया है, ये धारा जो है इस तरफ कर दिया है, ऐसे I3 की दिशा इधर कर दिया है। तो आपने पूछा है कि I1 I2 और I3 का मान बताइए। इस कंडीशन में आपको बताना है। तो इस कंडीशन में भी हम लोग चलेंगे, एक बार और मेहनत करेंगे। ये पास नंबर 1 और ये पास नंबर 2 दोनों पास है, अच्छे समझते चलेंगे जैसे अभी लगाए थे। तो सबसे पहले हम पास नंबर 1 में चलेंगे। तो पास नंबर 1 का नाम ABC और क्या है, A है। तो हम लोग चलेंगे पास 1, बोलिएगा पास, कौन सा पास बन रहा है, ABCA, मतलब पास नंबर 1 में, ठीक है। हम लोग चलते हैं। तो हम जानते हैं कि धारा की दिशा में चलेंगे तो प्रतिरोध को धनात्मक, एक विपरीत जाएंगे तो प्रतिरोध को ऋणात्मक। तो वहां से चलते हैं, तो ये आपका प्रतिरोध है 1, उसके बाद साथ में धारा है I1। उसके बाद देखिएगा ये उल्टा चल रहे हैं, धारा इधर से आ रहा है, हम प्रतिरोध को इस तरह चल रहे हैं, हम इस तरफ चल रहे हैं और धारा उधर से आ रहा है। तो उल्टा है, तो उल्टा रहेगा तो क्या लेंगे, निगेटिव। यहाँ रहेगा -1 गुणे क्या लिखेंगे, I3 बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना है, वोल्टेज, यहाँ लिख देंगे 2 वोल्टेज। इसको आप सही तरीके से क्या करेंगे, I1 और यहाँ से कर सकते हैं I3 बराबर क्या लिखेंगे, 2, समीकरण नंबर 1। अब तुरंत ये आइए पास नंबर 2 में। तो जब पास 2 में आएंगे हम लोग देखेंगे पास 2 क्या कर रहा है, देखिए पास 2 में हम लोग चलेंगे यहाँ से धारा की दिशा में प्लस, लेकिन उधर से देखिए धारा इधर से आ रहा है, तो हम उल्टा जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस। तो यहाँ से आपका होगा पहले प्रतिरोध खातिर लिखेंगे 1 गुणे I2 धारा
और उधर देखिए उल्टा है, तो उल्टा हम लिखेंगे माइनस, और प्रतिरोध कितना है 1 गुणे I3 बराबर कुल विद्युत वाहक बल। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है, तो कुल विद्युत वाहक बल आपका है इधर 1। इसको आप हल कीजिएगा तो आएगा I2 माइनस I3 बराबर कितना 1। समीकरण नंबर क्या बना देंगे 2। इसमें भी वही चीज करेंगे, 1 में से 2 वाला क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। जब आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे, समीकरण 1 अब माइनस क्या किया जाएगा, समीकरण 2। 1 में से 2 घटा दीजिए, घटाएंगे तो देखिए बायां वाला बाएं तरफ, इधर से आपका हो जाएगा I1 माइनस के I3 बराबर आपका हो जाएगा 2। इधर आप घटाइए तो ये हो जाएगा I2 माइनस के I3 बराबर के 1। घटाने पर देखिए क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ से I3 से I3 कट जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा I1 माइनस I2 बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ से आपका बचेगा 1। इसको आप बना सकते हैं समीकरण नंबर कितना 3, ये बना दीजिए। अब आप क्या जानते हैं, देखिएगा इधर से धारा I1 आ रहा है, इधर से धारा I1 जा रहा है, इधर से धारा I1 आ रहा है, इधर से धारा I2 जा रहा है। ये दोनों जब धारा इस तरह जाएंगे तो इधर होकर जाएंगे, और इसके क्या है विपरीत है विपरीत है, धारा I1 इधर, धारा I2 इधर, इसके विपरीत है। तो देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, I1 प्लस I2 बराबर आप लिखेंगे माइनस I3। माइनस इसलिए क्योंकि I1 I2 ये दोनों जाएंगे तो इधर प्लस होने चाहिए, लेकिन ये इसके उल्टा है तो माइनस लिखेंगे। अब क्या करना है कि जो I3 की वैल्यू है ये कहीं भर दीजिए, किसी एक में, किसी समीकरण में, पहले वाले समीकरण में भर दीजिए। तो पहले समीकरण भरिए, क्या तीसरा दूसरा वाला में भरिए, दूसरा वाला में भरिए। तो दूसरा में लिखेंगे समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए I2 माइनस I3 बराबर कितना है, बराबर है 1। अब हम केवल वैल्यू इसका भर देंगे, माइनस वाला का, माइनस वाला का वैल्यू भरेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा I2, इसके जगह पर माइनस वाला की तरफ भरेंगे तो प्लस I1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से देखिए I2 हो जाएगा 2I2, तो यहाँ से हो जाएगा I1 प्लस 2I2 बराबर कितना लिख देंगे 1। इसको बना देंगे समीकरण नंबर कितना 4। अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे I1 है, I1 यहाँ ऊपर है, और देखिए ये है आपका कितना I3 ये है, और उसके बाद हम लोग चलेंगे I1 I2। यहाँ पे देखिए ये वाला चीज I1 I2 यहाँ है आपका, और यहाँ है, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को, जब इन दोनों को देखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा दीजिए। इसमें से घटाएंगे तो देखिए I2 का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 3 में से 4 को आप घटा दीजिए, घटाइए 3 वाला देखिए ये आपका है I1 माइनस I2 बराबर 1 है। इधर घटाएंगे ये है I1 प्लस 2I2 बराबर कितना है 1 है। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलेगा, घटाने पर चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये प्लस 1 माइनस 1 ऐसे कट जाएगा, यहाँ देखिए माइनस प्लस ऐसे कट जाएगा, और देखिए ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस जुड़ेगा क्योंकि ये देखिए यहाँ 0 बचेगा, कुछ नहीं होगा तो 0, यहाँ माइनस 1 और ये हो जाएगा -2 माइनस 3I2। तो 3 को उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा I2 बराबर कितना आएगा, I2 बराबर आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो I2 की वैल्यू आई, I2 की वैल्यू, धारा की वैल्यू कितनी आई 0। तो I2 की वैल्यू कहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, कहाँ यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे यहाँ रखेंगे तो यहाँ से देखिए क्या क्या मान आ सकता है। यहाँ से I2 माइनस I3 बराबर 1 है, तो यहाँ से 0 रख देंगे, और माइनस I3 बराबर 1, और माइनस को उधर भेज देंगे तो I3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 1। तो देखिए I3 का मान कितना आ गया, -1, I2 आ गया 0, और I1 बताना है तो I1 कहीं रख दीजिए, यही जो रख दीजिए I1 का मान, देखिए I1 यही रख दीजिए। ये I1 और यहाँ से क्या है I3 कितना है -1। तो यहाँ जब रखेंगे हम लोग, देखिए I3 का मान रखिए, I3 का मतलब है -1, और पहले से माइनस है, -1 रख देंगे, इधर से बराबर कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, और इधर आपको बचा है 2, और उधर लेके घटाएंगे तो I1 बराबर कितना होगा, I1 बराबर 1। तो 1 आ गया आपका 1 एम्पियर, 1 आ गया -1, और 1 आया 0। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन इसी तरह भी आ सकता है, क्वेश्चन जो था उस तरह भी आ सकता है। तो इससे डबल फायदा हो गया कि या तो किरचॉफ के नियम या तो किरचॉफ का सवाल। तो सवाल आपका ऐसा रहे तो ऐसे कीजिए, कुल मिला जुला के जिस तरह भी सवाल है आप बस नियम का पालन कीजिएगा, धारा की दिशा में चलिएगा, और धारा की दिशा में चलेंगे तो सब चीज पॉजिटिव लीजिएगा, विपरीत चलिएगा तो निगेटिव लीजिएगा। चलिए ठीक है। इसके बाद आपका पूछ रहा है कि अमिश्रित अर्धचालक क्या होता है, और अर्धचालक के चालकता पर अमिश्रित का ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहली बात कि अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता
चालक से कम होती है किंतु अचालक से क्या होती है, अधिक होती है, पहली बात। और जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, जब इसमें बाहर से कुछ अपद्रव्य मिला देते हैं, जिसके बाहरी कक्षा में या 5 इलेक्ट्रॉन हो या जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसको जब हम लोग मिला देते हैं तो अपद्रव्य मिला जाने के कारण इनकी चालकता बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और दूसरी बात तो हम लोग पूछा है कि अमिश्रित पदार्थ या अपद्रव्य पदार्थ, दोनों एक ही बात है। अपमिश्रित पदार्थ या अपद्रव्य पदार्थ को मिला देने के कारण किसी भी अर्धचालक की चालकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पहली बात ये है। दूसरी बात बोला है कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, बात समझिएगा। जब अर्धचालक पर अर्धचालकों का ताप बढ़ाते हैं तो भी इसकी चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि इसलिए बढ़ जाती है कि सहसंयोजक बंध में से इलेक्ट्रॉन कूद कूद के चालन बंध में जाने लगते हैं, और चालन बंध में जो कोई जाता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो चालन बंध में जाएगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बनेगा और विद्युत धारा सुगमता से बहेगा। तो दोनों बात क्लियर है कि ताप बढ़ाने पर भी चालकता बढ़ेगी और अपद्रव्य या अपमिश्रित पदार्थ मिलाने पर भी चालकता बढ़ेगी। तो आप लिख सकते हैं, बुक में भी दिया है। तो अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए ये न्यूमेरिकल आपका आया हुआ है लेम्डा। अब आ गया डी ब्रोगली। डी ब्रोगली का जो फार्मूला होता है, डी ब्रोगली साहब बताए थे कि इनकी तरंगदैर्घ्य का जो फार्मूला होता है, देखिएगा H/P भी होता है, और देखिएगा H अपान आपका होता है √2m, और उसके बाद होता है K। इसके बाद इसी फार्मूला में ये भी होता है, देखिए H/√2m, और K बराबर आपको बताया, K बराबर क्या होता है, V इंटू Q, Q माने आवेश, V इंटू Q। तो ये सब तीनों तरंगदैर्घ्य का ही फार्मूला है, तीनों का तीनों तरंगदैर्घ्य पर है। अब हम देखेंगे कोने पर लग रहा है। तो आपके सामने दिया एक प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जो होता है ये आपका होता है हाइड्रोजन। प्रोटॉन क्या होता है, हाइड्रोजन का एक। तो और देखिए दूसरा क्या कह रहा है, अल्फा। तो जो अल्फा आपका है, अल्फा, तो वो जो चीज़ है आपका अल्फा, तो अल्फा आपका होता है हीलियम। अल्फा क्या होता है, हीलियम होता है। तो हीलियम। अब देखिए इसमें आपसे बोला है कि इनके तरंगदैर्घ्य का अनुपात बताना है, जबकि दोनों का विभवांतर क्या है, समान है, विभवांतर समान है। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए पहले आपको लेना है प्रोटॉन के बारे में, फिर आपको लेना है किसके लिए, अल्फा के लिए। तो आई है प्रोटॉन का तरंगदैर्घ्य, आई है अल्फा का तरंगदैर्घ्य बराबर। हम लोग देखिए दोनों में H सेम रहेगा, दोनों का H सेम रहेगा, इसमें भी H सेम रहेगा और इसमें भी H सेम रहेगा। अब देखिए अंदर हम लोग बात करते हैं, नीचे जाएंगे तो दोनों में सेम रहेगा, दोनों के लिए यहाँ पे 2 क्या रहेगा, दोनों के लिए 2 सेम रहेगा। द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान यदि हम m लिखते हैं, ठीक है, तो देखिएगा अल्फा का द्रव्यमान जो होता है इसके 4 गुना होता है। प्रोटॉन के क्या गुना है, 4 गुना है। अल्फा का प्रोटॉन के 4 गुना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4m, गुणे के क्या लिखेंगे, 4m। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे दोनों के इस पर लगाएंगे, दोनों का विभवांतर सेम है, तो दोनों का विभवांतर क्या है, सेम है, विभवांतर में कोई कमी नहीं है। इस पर यदि Q आवेश है, इस पर प्रोटॉन पर यदि Q आवेश है, तो यहाँ पर आवेश कितना होगा, उसका दुगुना होता है। अल्फा पर जो आवेश होता है ना, प्रोटॉन का दुगुना होता है। तेजा लिखेंगे गुणे 2Q। अब देखिए अब हम लोग काटने वाला काट देंगे, काटने वाला कटा, हाई कटा, हाई चौथा से सीधे ट्रांसफर होगा कहाँ जाएगा, पहले पर। तो इसका ट्रांसफर पहले पर होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों अंडर रूट वाले हैं, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो दोनों को हम एक के साथ अंडर रूट में लिख देते हैं। दोनों को एक के बार अंडर रूट में लिखेंगे और पहले आई ऊपर जाएगा तो आई हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 4 गुणे, फिर आई देखिए यहाँ पर 2 बचा है, 2 लिख दीजिए। अब देखिए क्या क्या बचा है उसको लिखिए। यम बचा है, यम है, भी है, और कौन सी है, क्यू है। इधर देख लीजिए पहले ऊपर अंक वाला 2 बचा है, 2 है, यम है, भी है, क्यू है। तो क्यू से क्यू काटिए, भी से भी काटिए, यम से यम काटिए, 2 से 2 काटिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना के 8। तो λ1 बट्टा λ2 बराबर ऊपर हो जाएगा √8 और नीचे हो जाएगा 1। तो एक रूट में से कब्बो बाहर निकल सकता है, एक कब्बो बाहर निकलेगा। 8 को आप जानते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, तो 8 बाहर निकलेगा 2 बट्टा के 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। λ1 संबंधे λ2 बराबर हो जाएगा 2 संबंधे 1। ये आपका क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आपका है, इसके बाद वाला ये यहाँ देखिए क्वेश्चन, ये जानते होंगे व्यक्तिकरण। व्यक्तिकरण में क्या होता है कि इसमें बोला है कि 2 तीव्रताएं, एक का I1 जो दिया है, पहले की जो तीव्रता दे दिया है वो दिया है 9I, और जो दूसरे का तीव्रता दे दिया है I2 बराबर दे दिया है 4I। अब देखिए इसमें बोला है कि कला संबंध, जब दोनों एक ही कला संबंध हो तो पहले के लिए हम लोग निकालेंगे। देखिए पहले सूत्र ही लिख देते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है I बराबर होता है I1 प्लस I2, I नेट लिखा जाता है, I नेट
I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट, ये होता है I1 I2, उसके बाद होता है cos फाई, ये फार्मूला होता है। ठीक है, जब पहला जो बोला आपसे पहला कि कला संबंध, जब कला संबंध पर हम लोग करेंगे कला संबंध, इसके लिए ना जो फाई का एंगल लेंगे वो कितना लेंगे 0, फाई का एंगल क्या लेंगे 0। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आई नेट इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट, यहाँ से हो जाएगा आपका I1 I2 और कास कितना लिखेंगे कास 0, और कास 0 का मान कितना होता है 1। तो यहाँ से वैल्यू भरेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आई नेट, I1 की वैल्यू देखेंगे तो I1 की वैल्यू है 9i, और I2 की वैल्यू देखेंगे तो I2 की वैल्यू है 4i, प्लस हो जाएगा प्लस यहाँ है प्लस 2 अंडर रूट, I1 की वैल्यू देखेंगे तो I1 की वैल्यू आपका 9i, गुणे I2 की वैल्यू रखेंगे 4i, और कास फाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब देखिएगा यहाँ से यदि हल किया जाए तो यहाँ हो जाएगा आई नेट बराबर 9 4 13 हो जाएगा 13i, प्लस यहाँ से देखिए 2, और इसको आप हल कीजिएगा कि हो जाएगा 9 चौको 36 और आई में आई का गुणा करके क्या होगा आई स्क्वायर, तो 36 6 के रूप में निकल जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 13i, और यहाँ 2 गुणे 36 6 के रूप में और आई स्क्वायर आई के रूप में, तो 6 दूना का 12, अब 12 13 25i, इसका आंसर क्या होगा नेट आई 25 आ जाएगा 25i। दूसरा देखिएगा इसमें क्या पूछा है, जब कला दूसरा वाला जो आपको लगाना है इसमें कला असंबंध होगा तो इसके लिए फाई बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री, फाई कितना लिखेंगे 90 डिग्री। अब फार्मूला लगाएंगे फाई आई नेट बराबर लिखेंगे I1 प्लस I2, उसके बाद होगा प्लस 2I1 अंडर रूट में 2I1 I2, और उसके बाद लिखेंगे कास फाई। अब वैल्यू भरेंगे, देखिए आई नेट बराबर I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू देख लीजिए तो 9i है, और प्लस I2 की वैल्यू कितनी है 4i है, प्लस 2 अंडर रूट I1 और I2, इसकी वैल्यू मत भरिए क्योंकि कास है या 0 हो जाएगा, कास 90, और कास 90 का वैल्यू कितना होता है, अभी लाइट चला गया था इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से स्क्रीन पर से हट जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा आई नेट बराबर हो जाएगा I1 और यहाँ से I2, और उसके बाद क्या था आपका था 2 अंडर रूट I1 I2, और उसके बाद था कास कितना डिग्री 90, और कास 90 का मान क्या होता है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा आई नेट बराबर I1 है 9i और I2 है 4i, ये दोनों वैल्यू है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका जुड़ जाएगा तो 9 4 13i हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका आई नेट का, तो ये हो जाएगा 9 4 13। इसके बाद वाला देखिएगा, इसके बाद का क्वेश्चन देखिए ये वाला क्वेश्चन आया। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि पहली बात कि आपको इस क्वेश्चन में ये करना है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा आरेख खींचना है। तो पहले ऊर्जा आरेख हम लोग खींच लेते हैं, फिर जाके सवाल लगाएंगे। तो पहले देखिए ऊर्जा आरेख कैसे खींचेंगे आपको। तो ऊर्जा आरेख देखिएगा सबसे पहले आपका होता है, देखिए नीचे से आप लोग ऊर्जा आरेख खींचते चलिए नीचे से। यहाँ से आप लिखिएगा n बराबर 1, n बराबर 1 किसके लिए आपका होता है लाइमन श्रेणी। फिर आप थोड़ा सा ऊपर आइए यहाँ से लाइमन n बराबर 2, n बराबर 2 किसका होता है बामर का होता है, n बराबर 2 बामर के लिए। फिर थोड़ा सा n बराबर 3 लाइमन बामर पास्टन, और ये इसके बाद होगा ब्रैकेट के बाद आपका हो जाएगा फुंड। सबसे लास्ट में कौन रहेगा फुंड। यहाँ से n बराबर 1 2 3 4 और 5, उसके बाद यहाँ से बनाते जाइएगा 6 7 8, फिर यहाँ से यहाँ पर कर दीजिएगा इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या कीजिएगा इनफाइनाइट, n बराबर इनफाइनाइट। यहाँ पे n बराबर कर दीजिएगा 6, यहाँ 7 कर दीजिएगा, ऐसे यहाँ पे 8 कर दीजिएगा। अब देखिए ये आपको आरेख बनाना है। जब आरेख आप बनाएंगे तो आपको इसमें लिखना हो है कि देखिए लाइमन श्रेणी क्या होता है। लाइमन श्रेणी जब कोई भी अपनी ऊपरी वाले कक्षा से कोई भी ऊपरी वाले कक्षा से कूद के सीधे पहले पे आना चाहिए, या तो वो क्या हो देखिए दूसरे से कूद के पहले में आए तो भी ठीक, तीसरा से कूद के दूसरा में आए तो भी ठीक, पहले में आना चाहिए। चौथा से कूद के किस में आए पहले में आए तो भी ठीक, ऊपर से भी कूद के चौथे में आए लेकिन पहला में आना चाहिए। तो यदि पहला में जो आता है तो ये जो आपको मिलता है वो कौन सा मिलता है, ये होता है लाइमन श्रेणी। क्या लिखेंगे लाइमन श्रेणी।
लाइमन श्रेणी। और ये जो भाग प्राप्त होता है इसको हम लोग लिखते हैं, कौन सा भाग है आपका पराबैंगनी। कौन सा भाग होता है पराबैंगनी। पराबैंगनी भाग में ये क्या होता है प्राप्त होता है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है, ये तो लाइमन हो गया। उसके बाद लिखेंगे बामर, लाइमन बामर पाषाण। देखिए लाइमन में हो गया, बामर में क्या होता है ऊपरी वाले से, मतलब कि तीसरा से, चौथा से, पांचवा से, छठवां से, सातवां से कूद के कोने में आना चाहिए उसको दूसरे में। तो दूसरे में जब लौटेगा तो देखिए या तो तीसरे से लौट के आ सकता है दूसरे में, या देखिएगा ये अगले वाले से चौथे से लौट के आ जाए दूसरे में, अगले वाले से भी लौट के आ जाए दूसरे में, या इसके अगले वाले से भी लौट के आए दूसरे में। तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा ये जो भाग होगा वो कौन होगा बामर। कौन सा होगा बामर, बामर बामर। देखिए ये जो आपको मिलेगा वो मिलेगा बामर, यहाँ से बामर। और देखिए बामर जो मिलता है और ये जो भाग प्राप्त होता है वो जो होता है आपका दृश्य भाग। ये जो भाग होता है आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कौन सा भाग है आप लिख दीजिए दृश्य भाग। दृश्य भाग में ये प्राप्त होता है दृश्य भाग। दृश्य भाग ये जो आपको ये किस भाग में प्राप्त होता है, तो दृश्य भाग में आप बोल सकते हैं ये दृश्य भाग में प्राप्त होगा। अब देखिएगा आगे, पहला हो गया, दूसरा हो गया लाइमन बामर। उसके बाद क्या लिखेंगे अगला, देखिए कूद के तीसरा में आना चाहिए। कहाँ से, चौथा से भी आ सकता है। देखिए चौथा से आ सकता है, चौथा से आप इस तरह बना लीजिए, चौथा से कूद के तीसरा में आ जाए, पांचवा से कूद के तीसरा में आ जाए, छठवां से कूद के तीसरा में आ जाए, इसके ऊपर से भी कूद के आ जाए। तो ये हो गया लाइमन बामर। और इसको क्या लिखेंगे पाषाण, पाषाण पाषाण श्रेणी। ये जो होगा पाषाण श्रेणी। अब देखिए ये जो आपका मिल जाता है ये किस भाग में प्राप्त होता है, तो इसके ऊपर जो होते हैं सब अवरक्त होते हैं, अवरक्त। इसके बाद भी अवरक्त होगा, इसके बाद वाला जो भी आएगा ये भी आपका अवरक्त होगा। इसके बाद भी जो रहेगा ये भी क्या रहेगा अवरक्त, अवरक्त। ये जो तीनों होते हैं ये अवरक्त भाग में प्राप्त होते हैं। जो पहला होता है पराबैंगनी में, लाइमन श्रेणी पराबैंगनी में, दूसरा दृश्य भाग में, उसके बाद तीनों पाषाण, उसके बाद आएगा ब्रैकेट। देखिए अब ब्रैकेट में क्या होता है, अब ब्रैकेट में ये होना चाहिए कि ऊपरी वाले कक्षा से लौट के चौथा में आना चाहिए। तो इसको लौट के चौथा में आएगा, या तो पांचवा से लौट के, या तो छठवां से लौट के, या तो सातवां से, या आठवां से ऊपर से आता रहेगा। तो ये क्या होगा लाइमन बामर पाषाण। और क्या लिखेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट आपका हो जाएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट श्रेणी। तो ब्रैकेट श्रेणी ये वाला हो जाएगा। उसके बाद आपका होगा ब्रैकेट, उसको लास्ट में सबसे देखिए यहाँ पे जब आता है, यहाँ पे अगली वाले में यहाँ से ऐसे आएगा, फिर आप ऐसे, तो इसको बोल सकते हैं कौन सा श्रेणी होगा फुंड। ये जो रहेगा वो होगा फुंड, फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी। तो आपको देखिए लाइमन बामर पाषाण ब्रैकेट फुंड, पांचों है सब, लाइमन बामर पाषाण ब्रैकेट फुंड श्रेणी। अब पहला कौन सा भाग, पहला पराबैंगनी, पहला कौन भाग है पराबैंगनी, दृश्य अवरक्त 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 ये है। तो ये आपको पहले बोला है ना आपका ऊर्जा आरेख, तो एक नंबर पूरा इसका नंबर तो काम हो गया कि ऊर्जा आरेख बनाना है। दूसरी बात देखिएगा आपको हाइड्रोजन परमाणु के लिए किरण आरेख तो आपका हो गया। अब देखिए न्यूमेरिकल जो बोला है, देखिए दोनों न्यूमेरिकल के लिए आपको कैसे हल करेंगे। ये दोनों न्यूमेरिकल, एक तो आपको क्या है अल्फा और एक क्या है बीटा, ये दोनों का है। तो आपको एक चीज़ याद रखिएगा, बामर श्रेणी में जब जाता है तो बामर श्रेणी के लिए देखिए क्या होता है अल्फा और बीटा और गामा, ये तीनों के लिए। तो अल्फा बराबर देखिए क्या होता है, जब मतलब कि इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले कक्षा से कूद के दूसरे में जाता है तब लिखे अल्फा के लिए लगता है। अब बीटा के लिए क्या होता है कि जब चौथे वाले कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है। और गामा के लिए जब होता है n बराबर पांचवें कक्षा से चौथा में जाता है, दूसरे में जाता है। तो जब आपसे पूछेगा अल्फा बीटा गामा, तो तीसरे चौथे और पांचवें से याद रखिएगा। और फार्मूला क्या होता है देखिएगा तरंग दैर्घ्य के लिए, 1/λ बराबर होता है आप जानते होंगे r, और इधर से होता है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो पहले हम लोग किसके लिए करेंगे अल्फा के लिए, तो लिखेंगे 1/λ और लिखेंगे अल्फा बराबर देखिए r और n1 चौथा कक्षा में जा रहा है दूसरा में, चौथा से जा रहा है तीसरा से। अब इसको हम हल करें, यहाँ से हो जाएगा 1/λ अल्फा बराबर r, और यहाँ से हो जाएगा 2 दूना के 4 और हो जाएगा 3 तरीके 9। इसका एलसीएम ले तो एलसीएम कितना हो जाएगा 36, यहाँ से ले लेते हैं। एलसीएम आपका हो जाएगा 36 और काटिए 4 9 36, 9 चौको 36। यहाँ से आपका हो जाएगा टोटल 5r/36, और यहाँ से 1/λ अल्फा की वैल्यू होगी। यदि उल्टा कर दिया जाए तो अल्फा λ अल्फा बराबर हो जाएगा 36/5r। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से r की वैल्यू आपको पता आना चाहिए,
आर बराबर होता है 1.097 गुणे 10⁻7 होता है। और इसी के साथ साथ ये भी आपको याद हो कि 1/r बराबर क्या होता है। तो 1/r बराबर आपका होता है 0.91। घात उल्टा होगा तो घात क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 10⁻⁻7। ये दोनों आपको साथ में याद होने चाहिए। तो यहाँ से जब आप हल करते हैं तो देखिए हल करने पे क्या होगा आपका, यहाँ से ऐसे ही हल कर दीजिए। यहीं पर आगे 36/5 और इसकी जो वैल्यू भरेंगे, ये जो वैल्यू होगी 1/r का 0.91 गुणे 10⁻⁻7। अब इसको काट लीजिए 5 से काटेंगे तो 5 7 35, एक बचेगा तो 5 दूना के 10 गुणे 0.91 गुणे 10⁻⁻7। अब इसको लिखें लेमडा अल्फा बराबर, आप गुणा करिएगा तो गुणा करने पर देखिए कितना आ रहा है, 91 72 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए 2 9 दूना 18। इसके बाद आप गुणा कीजिए 7 और 9 7 63। अब इसको आप हल कीजिएगा 2 7 7 14 1 15 और यहाँ से हो जाएगा 4 4 1 5 और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से आप गुणा करने पर आपका आएगा 65 52 और उसके बाद कितना हो जाएगा गुणे 10⁻⁻7। ये गुणा करने पाएगा। और जब इसको मानक रूप में लिखेंगे तो दशमलव का स्थान देखिए 2 स्थान है, 1 स्थान है, 3 स्थान बाद जाएगा तो 1 2 3 स्थान बाद यहाँ लगेगा। और ये जो आंसर होगा मीटर में होगा। लेकिन यदि आपको एंगस्ट्राम में बदलना है तो एंगस्ट्राम में ऐसे बदल सकते हैं। देखिए एंगस्ट्राम में बदलना है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सीधे 10⁻⁻7 दिखाई दे रहा है, इसमें किससे गुणा करेंगे 10/10 से, ये बदल जाएगा एंगस्ट्राम में। तो 1/, ये अल्फा है, 10 जीरो से देखिए 10 जीरो से 7 जीरो घटेगा तो कितना बच जाएगा आपके पास, बच जाएगा 10/3 और ये हो जाएगा एंगस्ट्राम। अब देखिएगा 3 जीरो से तीनों दशमलव हटा सकते हैं, 3 जीरो से तीनों दशमलव हटा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 6 5 5 और 2 और इसका आंसर होगा एंगस्ट्राम। ये आएगा किसके लिए, अल्फा के लिए। और यदि बीटा निकालना है तो देखिएगा बीटा कैसे आता है। देखिए अगला ये तो अल्फा खाते हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे बीटा खाते निकालेंगे। जब बीटा खाते लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 1/λ बराबर होता है r, और इधर लिखेंगे 1/n1। n1 माने किसमें से वो कूद के जा रहा है, किसमें कूद के उसको आना है, तो कूद के आना है दूसरे में, किसमें से, चौथे में से। यहाँ से देखिए यहाँ से वैल्यू भरेंगे, यहाँ लिख देंगे बीटा और 1/λ बीटा बराबर आपका हो जाएगा r। और इसके बाद हल कर लीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर आपका होगा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब इन दोनों का एलसीएम देख लीजिए, इन दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 16 एलसीएम हो जाएगा। 16 से काटेगा तो 4 चौको 16, 16 से 16 एक बार में कट जाएगा। उसके बाद जब इसको आप हल करिएगा तो हल करने पाएगा 1/λ बीटा बराबर आपका हो जाएगा 3r/16। अब इसको उल्टा कर दीजिएगा तो लेमडा बीटा बराबर आपका हो जाएगा 16/3 और r। और आप जानते हैं कि 1/r की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से हो जाएगा 16/3 और 1/r की वैल्यू 0.91 गुणे 10⁻⁻7। अब आप 16 में भाग दीजिए, 3 से भाग देंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 से भाग दीजिएगा तो 3 5 15 हो जाएगा। और यहाँ से आपका 1 दशमलव लगाएंगे 0, 3 तरीके 9, फिर बार बार आएगा 3 तरीके 9, तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा बीटा बराबर आपका हो जाएगा 5.3 लिखते जाइए 0.91 गुणे 10⁻⁻7। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद इसमें गुणा कर दीजिए। जब गुणा करिएगा तो देखिए 53 का 91 में गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये 9 3 27, 2 9 5 45, 2 47। यहाँ से इसको हल कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 3 12 और ये 7 1 8 और यहाँ हो जाएगा 4। तो यहाँ से इसको हल करने पाएगा आपका वैल्यू ये आएगा 4 8 2 3 और गुणे 10⁻⁻7 और क्या होगा मीटर। इसको मानक रूप में लिखें, मानक रूप में लिखने के बाद क्या आएगा, मानक रूप में आप लिखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा बीटा बराबर 4 दशमलव कितना स्थान, 0.3 स्थान। तो इसको एंगस्ट्राम में लिखते हैं तो हट जाएगा और हटने के बाद क्या होगा, ये आपका आ जाएगा। तो दोनों का आंसर देख सकते हैं। देखिए
ये आपका हो चुका है अल्फा और हो गया बीटा और लास्ट क्या पता है गामा वाला। तो देखिए गामा वाला कैसे करेंगे हम लोग। गामा करने के लिए बोला है श्रेणी सीमा के लिए, तो श्रेणी सीमा के लिए n2 बराबर सिंबल क्या कर देंगे इनफाइनाइट। तो यहाँ से एक काम कीजिएगा, देखिए आप एक मिटा दे रहे हैं, हम इसके लिए मिटा के यहाँ बता दे रहे हैं श्रेणी सीमा के लिए क्या होगा। देखिए श्रेणी सीमा के लिए कुछ नहीं करना है, तीसरा जो बोला है आपसे यहाँ से 1 लेमडा निकालना जो है यहाँ r, और तीसरा जब हम निकालेंगे तीसरा जो बोला है तो यहाँ से चौथा में आ रहा है तो आ रहा है दूसरा में, कहाँ से आ रहा है तो इनफाइनाइट से आ रहा है। तीसरा वाला जो निकालना है ना इनफाइनाइट से आ रहा है, और 1 इनफाइनाइट क्या होता है 0। तो यहाँ से हो जाएगा 1 लेमडा बराबर हो जाएगा r, और यहाँ से हो जाएगा 1/2 दूना के 4, ये हो जाएगा 0। तो इसको आप हल करिएगा तो 1 लेमडा बराबर हो जाएगा r/4। इसको उल्टा करेंगे तो लेमडा बराबर हो जाएगा आपका 4/r, ये हो जाएगा लेमडा बराबर 4/r। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1/r की वैल्यू कितनी होती है 0.91 और गुणे 10⁻⁻7 और मीटर। इसको हल किया जाए तो लेमडा 1 बराबर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 9 चौको 36। तो दशमलव आपका 2 स्थान बाद लग जाएगा और गुणे 10⁻⁻7 और हो जाएगा मीटर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से जब वैल्यू बढ़ाएंगे इनफाइनाइट वाला तो यहाँ से एंगस्ट्राम में जब बदलना होता है एंगस्ट्राम में तो यहाँ से हो जाएगा 3.64 गुणे 10⁻⁻7 और इसको बदलेंगे 10/10 और ये हो जाएगा एंगस्ट्राम। तो 10 में से 7 घटेगा तो 3 बच जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा की जो वैल्यू आएगी तो यहाँ से हो जाएगी 3.64 और कितना 0 3 0 लगा रहेगा 10/3। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 0 हटाएंगे तो यहाँ से होगा 3640 एंगस्ट्राम। ये आपका तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहला दूसरा तीसरा तीनों का आंसर। इसके अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुके हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युतांक माध्यम रख दिया जाता है तो क्या उसका फार्मूला आता है। तो देखिए संधारित्र क्या होता है, दो प्लेटों का एक ऐसा समायोजन होता है जिसके आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए ही इसके विभव को पहले घटाते हैं और इस पर आवेश की मात्रा बढ़ा के इसकी धारिता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो ये आप चीज़ लिख सकते हैं कि दो संधारित्र की प्लेटें हैं जिनका नाम P1 और P2 है और इनके बीच में K परावैद्युतांक का एक माध्यम रखा गया है और माध्यम रखने के कारण इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 खाली स्थान में और जो भरा वाला स्थान है उसमें E2। ऐसे लिख के हम लोग कर सकते हैं। देखिए ये पूरा लिखा गया है प्लेटों के बीच में और E1 Q/A∈0 E2। देखिए ये आपका माध्यम है, ये खाली स्थान में। तो आपको देखिए इधर हम आपको प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं या यहीं पर प्रूफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर प्रूफ कीजिएगा तो देखिए पहले यहाँ बना लीजिए संधारित्र की दो प्लेटें। ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी जो प्लेट होती है ये दूसरी प्लेट इसको जोड़ा जाता है ला के पृथ्वी से, इसको ला के जोड़ देना आपको किससे, पृथ्वी से। और जो पहली प्लेट होती है उसको जोड़ दिया जाता है किसी विद्युत स्रोत से, किसी विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं। इस पर प्लस आवेश रहता है, इस पर माइनस आवेश रहता है। एक पर प्लस और बीच में क्या रख दिए हैं हम लोग, रख दिए T मोटाई का एक परावैद्युतांक पदार्थ। कोई T मोटाई का रख दिए हैं एक परावैद्युतांक पदार्थ, ऐसे रख दिए। इसकी मोटाई कितनी है T और देखिए टोटल दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितनी है D और ये जो दूरी है आपकी T मोटाई का है। अभी बीच में देखिए पहले हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो खाली जगह है उसके लिए और फिर जो भरा हुआ है उसके लिए। तो विभवांतर पहले निकालते थे। देखिए विभवांतर V बराबर आप पढ़े होंगे विभव प्रवणता E बराबर होता है V/L। ये आपका होता है विभव प्रवणता E बराबर क्या होता है V/L। आप तिर्यक यदि गुणा कर देते तो तिर्यक का गुणा करेंगे तो लिखेंगे V बराबर E गुणे क्या लिखेंगे E गुणे L। V बराबर क्या होगा E गुणे L। तो E गुणे L पहले हम लोग खाली स्थान में देखेंगे। खाली स्थान में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे E1 अगुड़े। खाली स्थान की लंबाई कितनी है तो खाली स्थान इसको काट के निकाल दिया जाए तो D में से T निकाल देंगे तो खाली स्थान होगा D माइनस T प्लस। अब जो परावैद्युतांक पदार्थ भरा है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है तो इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2 और कितना ये जगह ले रहा है तो T जगह ले रहा है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दूरी, तो दूरी खाली वाला क्या है पूरा D है, D में से T काट के निकाल दिए हैं। अब देखिए इसकी E1 की वैल्यू भरेंगे। E1 बराबर होता है सिग्मा अपान क्या लिखेंगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 और यहाँ से लिखेंगे D माइनस T और इसके लिए लिखेंगे E2 के लिए सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 और लगा देंगे K क्योंकि माध्यम है। अब देखिए सिग्मा बराबर होता क्या है, सिग्मा बराबर आपका फार्मूला होता है Q/A। सिग्मा बराबर क्या होता है Q/A, ये भी आप याद रखिए।
तो यहाँ से हम लोग वैल्यू भरेंगे तो देखिए V बराबर हो जाएगा सिग्मा के जगह पर Q बाई ए और क्या लिख देंगे एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा D माइनस टी और प्लस यहाँ सिग्मा इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन Q अपान ए एप्सिलॉन 0 इंटू के और क्या लिख देंगे T। यहाँ से देखिए ये तो आपका विभवांतर का आ गया, जो विभवांतर के लिए खोज रहे हैं विभवांतर का। और धारिता के लिए बताना रहे, देखिए धारिता बराबर क्या होता है, धारिता बराबर C बराबर आपका होता है Q बट्टा V। C बराबर क्या होता है Q बट्टा V। यदि आप वैल्यू इसमें भरते हैं, देखिए Q आप रखिए और V की वैल्यू भरिए थे, V की वैल्यू आप दिखाई दे रहा है। अब V में वैल्यू जब भरेंगे तो दोनों तरफ क्या दिखाई दे रहा है Q। तो Q यदि हम कॉमन कर लें तो Q कॉमन करने के बाद क्या करेंगे भाग, तो Q से Q कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपका D माइनस टी और नीचे देखिएगा नीचे आपका है A और क्या है एप्सिलॉन 0। अभी ये भी कॉमन करना है। फिर देखिएगा इसमें Q से Q निकाल दीजिए तो क्या बचेगा आपका, बचा ऊपर T और नीचे बचा है A एप्सिलॉन 0 और क्या बचा है K। यहाँ से क्या होगा Q से Q कट जाएगा। तो देखिएगा आगे जो आपका जो आंसर आएगा इसमें यहाँ से C बराबर, थोड़ा देखिए जगह कम है, C बराबर आपका हो जाएगा C बराबर, इसमें से क्या देखिए Q से Q कट गया और इसमें कॉमन कर लीजिए। कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन होगा A एप्सिलॉन 0, दोनों में कॉमन है और चौथा स्थान पर, तो चौथा स्थान से सीधे कहाँ जाएगा पहले स्थान पर A एप्सिलॉन 0 और नीचे देखिए नीचे क्या बच जाएगा आपका, नीचे बच जाएगा ये आपका बचेगा D माइनस टी, जो आपका बचा रहेगा D माइनस टी और उसके बाद क्या बचा हुआ है प्लस T बट्टा के। देखिए इसके आगे हम लोग करते हैं तो देखिए इसके आगे थोड़ा सा ये मिटा के इसको हम कर दे रहे हैं, इसके आगे यहाँ पे मिटा के देखिए कैसे होगा जब इसको हम हल करेंगे। तो ये तो कट चुका है, अब देखिएगा C बराबर आप कॉमन कीजिए, नीचे से आप कॉमन करेंगे तो यहाँ से तो ऊपर एक बचा है और नीचे देखिएगा नीचे आपका बचा है 1 बट्टा क्या बचा है A एप्सिलॉन 0, दोनों में कॉमन है। आप भाग दीजिएगा तो यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा D माइनस टी और देखिए यहाँ जब भाग दीजिएगा तो बचेगा प्लस T बट्टा के, ये आपका बचा रहेगा। ये चौथा स्थान पर सीधे कहाँ जाएगा पहले स्थान पर, तो यहाँ हो जाएगा C बराबर A क्या एप्सिलॉन 0 A और नीचे आपका बच जाएगा D माइनस टी और साथ में बच जाएगा T बट्टा के। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसका C की वैल्यू ये हो जाएगी, ये आप लगा सकते हैं आसानी से, देख लीजिए एक बार। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ये LCR परिपथ है और LCR परिपथ या तो पूछ देगा LCR परिपथ किसे कहते हैं, या तो इस पर न्यूमेरिकल देगा और न्यूमेरिकल देता है तो काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है और गलती होने का चांस सबसे कम रहता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपसे इन दोनों का देखिए वोल्टेज एकदम समान है। वोल्टेज जो VL है उतना ही, VL कितना है 180 वोल्ट है, VL आपका 180 वोल्ट है और VC की जो वैल्यू है कितनी है 180 वोल्ट है। तो VL और VC दोनों का वैल्यू क्या दिया है समान। और यहाँ पे जो प्रतिरोध दे दिया है R बराबर दे दिया है, वो दिया है 400 ओम। प्रतिरोध आपका आया हुआ है 400 ओम। यहाँ देखिए V बराबर V0 तुलना कीजिए, V बराबर V0, आपका V0 से मतलब है तो V0 कितना दिया है, V0 जो दिया है वो है 200 और आपका क्या लिखा है वोल्ट, 200 वोल्ट। तो V0 आपको पता चल गया। अब यहाँ से देखिए क्या क्या पूछा है। सबसे पहले बोला है प्रतिरोध पर विभव, यहाँ पर हमको विभव बताना है। दूसरे परिपथ में धारा भी बताना है। उसके बाद क्या पूछा है विभव के बीच कालांतर, मैंने फाई भी पूछ रहा है, 3 गो पीस पूछा है। तो सबसे पहले हमको V0 पता है, यहाँ से R पता है। देखिए R, तो हम लोग क्या कर सकते हैं सबसे पहले धारा निकाल लेंगे। जब धारा निकालेंगे तो देखिए धारा R मतलब R बराबर होता है V बट्टा I। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं V0 तिरिया का गुणा कर दीजिए तो I बराबर हो जाएगा V0 बट्टा के R। तो V0 का वैल्यू दिया है 200 और यहाँ से जो R की वैल्यू आया है वो है 400। 0 से 0 काट दीजिएगा, 2 कम 2, 2 दूना के 4। यहाँ से हो जाएगा I बराबर 1 बट्टा 2, 1 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 0.5 एम्पियर। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 एम्पियर। यहाँ से ये हो जाएगी। तो I की वैल्यू आपको सामने दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिएगा जब ये I की वैल्यू आ गया तो उसके बाद हम लोग क्या पूछा है कि विभव, प्रतिरोध पर विभव। तो प्रतिरोध पर विभव तो देखिए R बराबर से होता है R बराबर V बट्टा I, यही होता है। यदि V पूछा है तो तिर्यक का गुणा कर दीजिए, तिर्यक का गुणा करेंगे तो VR लिखिएगा। VR का मतलब क्या होगा
प्रतिरोध पर विभव, तो वी आर बराबर तिर्यक का गुणा करेंगे तो लिखेंगे आई गुणे आर, आई गुणे आर, और आई आपको दिखाई दे रहा है, आई की वैल्यू कितने निकाले हैं 0.5, और देखिए वोल्टेज है 400, तो क्या होगा यहाँ से वी आर बराबर हो जाएगा, एक जीरो से काट दीजिए तो 5 गुणे ये बच जाएगा 40, एक जीरो से 1 दशमलव हटेगा तो ये होगा 5 को 20, तो यहाँ से हो जाएगा वी आर, जो वोल्टेज आएगा कितना आएगा 200 वोल्ट, ये भी आ गया वी आर, तो 2 आपका हो गया। यहाँ से आपका धारा, ये धारा, और यहाँ से हो गया आपका वोल्टेज। तीसरा देखिएगा, तीसरा आपसे पूछा है कालांतर, और कालांतर किसमें पूछा है प्रेरकत्व और धारिता में कालांतर। तो देखिए जब प्रेरकत्व और धारिता में पूछेगा तो फार्मूला आप देखिए फाई बराबर क्या लिखेगा, पाई बट्टा 2 माइनस के दूसरे का कालांतर पाई बट्टा 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और ये हो जाएगा पाई बट्टा 2 माइनस माइनस प्लस पाई बट्टा 2, और पाई एलसीएम दोनों का हर सेम है तो पाई पाई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, अब 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा पाई, मतलब इसका जो कालांतर आएगा पाई माने 180 आएगा। अब बात सुनिएगा कब हम tan फाई लगाते हैं, तो देखिए tan फाई जब लगाएंगे ना, tan फाई का जो फार्मूला होता है tan फाई बराबर होता है देखिए वी एल माइनस वी सी, देखिए वी एल माइनस के वी सी बट्टा के वी आर, ये होता है, या तो वोल्टेज दिया हो या तो देखिए ऐसे tan फाई बराबर हम लोग लिखते हैं एक्स एल माइनस के एक्स सी बट्टा के क्या लिख देते हैं आर, ये दोनों फार्मूला काम करता है। लेकिन जब ये कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज में जब हम लोग लगाते हैं, प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज में जब लगाते हैं तो इसका यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कह रहा है कि प्रेरकत्व और धारिता के विभव के बीच कालांतर, प्रेरकत्व और धारिता के विभव के बीच कालांतर कर रहा है, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे फाई बराबर हो जाएगा पाई बट्टा 2 माइनस के पाई बट्टा 2, ये वाला हम लोग फार्मूला लगा देंगे। देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन आपसे, देखिए इसके बाद वाला ये भंवर धाराएं आपका कट चुका है, ये नहीं आएगा। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन अब देखिए ये आया आपका कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। देखिए जब किसी कुंडली को किसी चुंबक के सापेक्ष गति कराते हैं, जैसे कुंडली का मतलब समझ जाइए कि एक मोबाइल ले लीजिए, देखिए ये देखिए मोबाइल, देखिए ये मान लीजिए कुंडली है और ये आपका कोई चुंबक है। देखिए जब कुंडली को चुंबक के पास रखेंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं आर पार होके जाएंगी। जब हम लोग क्या करते हैं कुंडली को चुंबक को एक ऊपर नीचे करेंगे, देखिए सामने रखेंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं आर पार करके जाएंगी, थोड़ा सा ऊपर ऐसे थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं कम होंगी, इस समय पूरा जीरो हो जाएंगे। फिर नीचे लेके आएंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं मतलब क्या, इससे आर पार होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो जितना ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं मतलब जितना तेजी से हम लोग मतलब इसको घुमाएंगे उतना ज्यादा इसमें से बल चुंबकीय फ्लक्स में बार बार क्या होगा परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसके अंदर एक बल उत्पन्न होगा। तो बोलते हैं जब किसी कुंडली को किसी चुंबक के सापेक्ष बार बार गति कराते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी बार बार परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस कुंडली के भीतर एक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली बंद है तो इसमें एक धारा बहेगी, उस धारा को कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा, और इस घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे के नियम है, लेंज का नियम है। तो आप देख सकते हैं कि फैराडे के नियम, इसके दो युक्तियां बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो आप बताना जानते ही हैं। एक तो आप ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं और एक आप बोल सकते हैं जनरेटर और ट्रांसफार्मर, दोनों युक्तियां हैं। दो युक्ति पूछा है तो दो युक्ति लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिएगा, ये देखिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन ये बोला है कि दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, एक भारी नाभिक टूट के हल्का नाभिक बनाता है, और तीसरा बोला है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में ऊर्जा की हानि बताइए। एक बात ध्यान दीजिएगा कि दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर जब भारी नाभिक बनाते हैं तो जो भारी नाभिक बनता है वह अस्थायी होता है हल्के नाभिकों की तुलना में। क्यों? क्योंकि जो दो भारी नाभिक बनता है उसका द्रव्यमान जो दोनों हल्के वाले नाभिक से बनता है उसके द्रव्यमान से थोड़ा सा कम होता है, और जो द्रव्यमान में जो कमी होती है ये ऊर्जा के रूप में क्षय होती है। और ऊर्जा कौन सा होता है? बंधन ऊर्जा। यहाँ पर कौन सा ऊर्जा है? इसके पास जो ऊर्जा है वो बंधन ऊर्जा है। तो देखिए ये बोला गया है कि जो हल्के नाभिक होते हैं उनका प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा होता है वो कम होता है। इनका क्या होता है? कम होता है। कौन? जब दो हल्के नाभिक, जैसे इसमें क्वेश्चन में जो बोला है आपसे, इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपका लिया है कि ये चीज है ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम से मिलकर क्या बनता है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि ड्यूटेरियम मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम का नाभिक बनाते हैं। हीलियम का नाभिक बनता है, आप प्लस क्या लिखते हैं? प्लस ऊर्जा। प्लस ऊर्जा आप लिखा है, ऊर्जा के रूप में आप लिख सकते हैं। नहीं दिया है तो आप कुछ भी क्यू लिख दीजिए, क्योंकि जब प्लस क्यू रहेगा तो मतलब ऊर्जा इसमें से बाहर निकल रही है, और माइनस रहता है तो ऊर्जा इसमें प्राप्त हो रही है। प्लस मैंने उष्मा छेपी और माइनस मैंने उष्मा शोषी। तो बात ये कर रहा है ना कि देखिए कुल मिला जुला के कि जब दो
या 2 से अधिक हल्के नाभिक आपस में मिलके भारी नाभिक बनाते हैं, तो जो 2 हल्के नाभिक बनाते हैं इनका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होता है, इसका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज़्यादा होता है। और ज़्यादा होने के बाद ये जो होता है स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसका द्रव्यमान थोड़ा सा अधिक रहता है। देख लीजिए, बड़े नाभिक का द्रव्यमान हल्के नाभिकों की तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। ये कमी जो होती है बंधन ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जाती है। आप इसको बढ़िया से देख सकते हैं। और नाभिकीय विखंडन वाले में देखिए, जो भारी नाभिक होते हैं, भारी नाभिक से मिलकर हल्के नाभिक बनते हैं ना, तो जो भारी नाभिक होता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। जब हल्के नाभिकों में धीरे धीरे टूट जाता है तो उसका स्टेबल हो जाता है, और ये जो ऊर्जा में कमी आती है किस में आ जाती है, बंधन ऊर्जा के रूप में आ जा सकती है, और इसको दे सकते हैं। और यदि नाभिकीय विखंडन हो, कार्य नाभिकीय संलयन हो, दोनों प्रक्रिया में आपको अच्छी तरह पता है कि ऊर्जा उष्मा का क्या होता है, क्षय होता है। हमेशा ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा क्षय होगा, जिसका हम जानते हैं आइंस्टीन से निकालते हैं। E = क्या होता है, mc²। E = क्या होता है, mc²। इस फार्मूले से हम लोग निकालते हैं कि ऊर्जा में कितना का क्षय हुआ है। और आगे देख सकते हैं नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में। देखिए इसी का अथवा दे दिया है, इसका अथवा में क्वेश्चन दे दिया है, आपसे बोल रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया के लिए जी का मान, देखिए क्या होता है, जी को प्लस होगा। जी प्लस तब होगा जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है, उसमें जी क्या होगा, प्लस। और जिसमें उष्मा प्राप्त होगी, मतलब उष्मा अवशोषित होगी, उसमें जी क्या होगा, माइनस। तो बोला है जी का मान, उसकी प्रकृति और द्रव्यमान क्षति डेल्टा, ये हमने पूछा है। तो जी का मान भी हम निकाल सकते हैं। देखिए जी का मान कैसे निकलेगा। पहली बात, इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति पॉजिटिव होगी, क्योंकि जी बाहर मतलब वो क्या कहता है, उष्मा बाहर निकल रहा है। और क्या बन रहा है देखिएगा, इसमें ड्यूटेरियम से मिलके क्या बन रहा है आपका, हीलियम का नाभिक बन रहा है। हीलियम का नाभिक बन रहा है, उसमें क्या हो रहा है, प्लस जी है, मतलब बाहर निकल रहा है। तो इसमें आपको अभी बताएं कि इसकी बंधन ऊर्जा कम होती है, इसकी बंधन ऊर्जा ज़्यादा होती है। क्योंकि बंधन ऊर्जा, इसमें द्रव्यमान इसकी कमी आती है, इसकी द्रव्यमान ज़्यादा होती है। इसमें बंधन ऊर्जा जो द्रव्यमान में कमी होती है, ये बंधन ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो इधर बंधन ऊर्जा ज़्यादा, इसका बंधन ऊर्जा कम। अब देखेंगे इसकी प्रति न्यूक्लियन दिया होगा, इसमें प्रति न्यूक्लियन कितनी ऊर्जा है, इतना है। और इसका हीलियम का कितना है, तो हीलियम का ज़्यादा होगा, हीलियम का इतना है। तो इसमें जो हम निकालेंगे जी का मान, तो जी बराबर आप लिखेंगे, देखिए पहले हीलियम खाते लिखेंगे। तो हीलियम में प्रति न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा कितनी है, 7.2 माइनस ड्यूटेरियम की कितनी है, तो ड्यूटेरियम की 1.25, ड्यूटेरियम की 1.25। तो देखेंगे ना हीलियम में को न्यूक्लियन है, तो न्यूक्लियन मैंने न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो देखिए हमें 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, कुल न्यूक्लियन कितना है, तो कुल न्यूक्लियन 4 है। तो न्यूक्लियन माने न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 4 है सब। हेमे देखते हैं, देखिए सामने ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन और एक में से 1 घटा देंगे, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 है न्यूट्रॉन, तो 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, कुल 2 न्यूक्लियन। और समानवा खुद 2 ड्यूटेरियम है, 2 ड्यूटेरियम, तो 2 ड्यूटेरियम और 1 ड्यूटेरियम में को न्यूक्लियन, 2। तो यहाँ से गुणा करेगा तो यहाँ से जी बराबर आपका हो जाएगा 4 दूना के 8 और 7 चौको 28। इसमें आप गुणा कीजिए 2 दूना के 4 और 4 का गुणा करें तो टोटल 5 आएगा। इसमें से आप घटाएंगे तो ये होगा 0.8 और उसके बाद घटा दीजिए, 8 में से 5 घटेगा तो ये बचेगा आपका 3। अच्छे से इसको घटा दीजिए, देखिए 0.8, 8 में से 5 घटा तो 3 और 2, इतना आ जाएगा जी का मान। और देखिए आपसे पूछा है कि द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम, तो डेल्टा एम आप निकाल सकते हैं, कितना आया, यह आया 23.8 और नीचे लिख देंगे 931 से भाग देके क्या निकाल लेंगे, इसका आंसर हम लोग पता कर। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगले वाला जो क्वेश्चन कर रहा है कि सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में क्या अंतर है। तो देखिए सबसे पहले खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, दूरदर्शी क्या होता है, दूरदर्शी एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से, बोलते हैं दूरदर्शी एक ऐसी प्रकाशित यंत्र है जिसकी सहायता से दूर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब देखा जाता है। जबकि सूक्ष्मदर्शी जो होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशित यंत्र है जिसकी सहायता से पास में रखी छोटी से छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है। पहली बात देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए इसका थोड़ा सा फिगर, यदि आपको फिगर बना के समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिए फिगर में क्या समझेंगे आप लोग कि यदि हम लोग इधर सूक्ष्मदर्शी बनाते हैं, देखिए सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, दोनों में एक चीज़ सेम होता है, बेलनाकार नली होती है। इसमें देखिए सूक्ष्मदर्शी में आपका ये सूक्ष्मदर्शी है जिसमें जो अवदृश्यक लेंस होता है, ये अवदृश्यक लेंस, ये जो होता है छोटा लेंस होता है, इसका द्वारक भी छोटा होता है। जबकि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो अवदृश्यक लेंस होता है किसके लिए, ये दूरदर्शी के लिए होता है, ये दूरदर्शी खाती है, ये आप दूरदर्शी है, वो सूक्ष्मदर्शी है। तो देखिए दूरदर्शी का
जो पहला होता है अदृश्यक लेंस होता है उसका द्वारक बहुत बड़ा होता है, इसका द्वारक बहुत छोटा होता है। किसका? सूक्ष्मदर्शी का। फिर देखिएगा अदृश्यक लेंस का फोकस दूरी, किसका? अदृश्यक लेंस का फोकस दूरी ज्यादा होगा, इसका अदृश्यक लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? कम होगा। तो 2-3 अंतर तो यहीं से देख सकते हैं। पहला अंतर तो आप क्या लिखेंगे? पहला अंतर लिखेगा कि खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशित यंत्र है जिसकी सहायता से दूर पर रखी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशित यंत्र है जिसकी सहायता से पास में रखी छोटी से छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं। इसके देखिए ओ अवदृश्यक होता है, इसका नेत्रिका ई है, इसका नेत्रिका क्या है? ई है। आप सीधे अंतर लिख सकते हैं। देखिए हम बोलेंगे कि खगोलीय दूरदर्शी में नेत्रिका लेंस होता है, इसका द्वारक तथा फोकस दूरी दोनों छोटा होता है, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका लेंस जो होता है इसका द्वारक भी बड़ा होता है और इसका फोकस भी बड़ा होता है। तो आप लिख सकते हैं आसानी से। देखिए यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, यही मिला के देख लीजिए। यही इसमें क्या चीज है कि दूरी मिला के आप देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि अदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी ज्यादा होती है खगोलीय दूरदर्शी में, जबकि इसमें अदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होता है? अंतर बहुत कम होता है। बाकी जो आपको बताएं देख सकते हैं, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है द्वारक वारक टाइपिंग करने में, तो एक का द्वारक अभी तो यही सब बताएं हैं, ये सब आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और देख लीजिए। फिर अगला देखिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन, ये आपका प्रिज्म वाला है और इसमें आपको कोई चीज बताना है, लेकिन आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अपवर्तनांक ये दिया जो है वो √2 का मान होता है। ये जो अपवर्तनांक दिया है ये √2 का मान होता है। तो यहाँ से देखिए क्या क्या पूछा है, विचलन कोण पूछा है, न्यूनतम विचलन कोण और जो भी कुछ पूछा है सब आसानी से आप लगा सकते हैं। देखिए क्या क्या आपको दे दिया है, बस इस पर ध्यान दीजिए। आपको ए दिया है, ए माने क्या होता है? प्रिज्म कोण। आपको ए दिया है, ए माने क्या होता है? प्रिज्म कोण। और आपको दे दिया है अपवर्तनांक यन दे दिया है 1.414, जो किसका मान होता है? ये जो होता है √2 का मान होता है। तो हम सीधे चलेंगे फार्मूला से। फार्मूला बोलता है कि यन बराबर साइन और बोलता है कि a प्लस डेल्टा यम बट्टा के 2 और नीचे होता है साइन a बट्टा के 2। अब मान भरें तो देखिए यन तो दे दिया है, यन का मान सीधे यहाँ रख दीजिए आप √2। यन का मान क्या रख दीजिए? यन का मान आप भरिए √2, फिर आप भरते जाइए। देखिए साइन ए माने आप भरेंगे तो ए का मान कितना है? 60 प्लस डेल्टा यम बट्टा के 2 और नीचे रखिएगा। यहाँ जब भरेंगे तो यहाँ रखेंगे साइन ए का जगह पर 60/2, काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 30। तो यहाँ से हो जाएगा √2, इधर हो जाएगा आपका साइन 30 और ऊपर आप रखेंगे तो आपका ऊपर आ जाएगा साइन, आपका ऊपर होगा 60 प्लस डेल्टा यम बट्टा के 2। तिर्यक का गुणा कर देंगे, इसमें तिर्यक का गुणा होगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा √2 गुणे आपका हो जाएगा साइन 30। इसके बाद आपका जो इधर रहेगा वो रह जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा यम बट्टा के 2। अब साइन 30 का मान रखेंगे तो देखिए साइन 30 का जो मान होता है आपको अच्छी तरह पता है कि 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। उधर आपका है साइन और इस तरह है 60 प्लस डेल्टा यम बट्टा के 2। और देखिए यहाँ से इस 2 को आप लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं 1/√2 गुणे 1/√2। रूट में रूट का गुणा होगा तो क्या होगा? अंडर हट जाएगा, बराबर आप इधर से लिख सकते हैं साइन 60 प्लस डेल्टा यम बट्टा के 2। यहाँ से एक अंडर से एक अंडर कटेगा तो ये बचेगा 1/√2। इधर आपका हो जाएगा साइन और आगे हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा यम बट्टा के 2। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये जो वैल्यू होगी साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे साइन 45 और उधर हो जाएगा साइन और हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा यम बट्टा के 2। अब देखेंगे साइन से साइन हट जाएगा। जब साइन से साइन हटेगा तो आपके पास क्या बचा रहेगा? देखिए साइन से साइन आप हटा दीजिए तो आपका हो जाएगा इधर आपका 45, उधर आपका बचा हुआ है 60 प्लस डेल्टा यम बट्टा के 2। 2 भाग में 2 इधर जाएगा तो क्या करेगा? गुणा करेगा तो ये होगा 45 दूना के 90 बराबर हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा यम। 60 को इधर कर दीजिएगा तो डेल्टा यम बराबर हो जाएगा 90 माइनस के 60। 90 में से 60 घटेगा तो आपका बच जाएगा 30। ये आपका क्या आ गया? विचलन कोण। डेल्टा यम आ गया, विचलन कोण आपका 1 निकल गया है। देखिए इतना आप हल करेंगे तो विचलन कोण आ जाएगा। दूसरी बात देखिए क्या पूछा है, पहला विचलन कोण, उसके बाद आपका पूछा है आपतन कोण। तो आपतन कोण आई पूछा है, अपवर्तक कोण भी पूछा है आर और निर्गत कोण। तो देखिए सबसे पहले दूसर का लगाइए आपतन कोण आई का मान।
आई देखिए आप तुलना कीजिएगा तो देखिए ये फार्मूला जो होता है यहाँ से आप लिखते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम याद हो, आप जानते हैं कि साइन आई बट्टा क्या होता है, साइन आर। साइन आई बट्टा क्या होता है, साइन आर। तो आप ए बराबर आर जो लिखेंगे, आर बराबर ए बट्टा 2 और आई बराबर क्या लिखेंगे, आई का मान ये होगा। देखिए जो आई का मान लिखेंगे तो आई का मान होगा ए प्लस डेल्टा एम बट्टा के 2। अब मान भरिएगा, ए का जो मान दिखाई दे रहा है, ए का मान आपका है, ए का मान दिया है 60 और डेल्टा एम जो दिया है, डेल्टा एम का मान कितना है 30 और बट्टा क्या आया है 2। तो दोनों को जोड़ेंगे ये आपका हो जाएगा 90 और 90 बट्टा 2, 2 से काट दें तो ये आ जाएगा 45। तो ये वैल्यू जो आएगी 45। तो आई आ गया ऑप्शन कोड 45। अपवर्तक कोण आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आर। आर बराबर सीधे सीधे होता है ए बट्टा 2, ए बट्टा 2 होता है। तो ए का मान आया है 60 और 60 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 30। तो आर आ जाएगा 30, आर आ गया 30, ए आ गया 45। जितना आई मतलब ये जितना आई होता है आपतन कोण उतना ही निर्गत कोण होता है। जितने कोण से प्रिज्म में कोई प्रकाश की प्रिज्म में जितना प्रवेश करता है जितने कोण पर उतने कोण से बाहर निकलता है। तो ये निर्गत कोण और आपतन कोण दोनों का मान क्या होगा 45। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर देखिएगा इसके बाद वाला अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि गॉस का नियम और एम्पियर के नियम में तुलना करना है और इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले इधर दोनों तरफ तुलना ही कर दीजिएगा। दोनों तरफ तुलना करेंगे तो पहले इधर लिख लीजिएगा गॉस का नियम। गॉस के नियम का आप लोग करेंगे, गॉस का जो नियम दिया है आप इधर लिख सकते हैं गॉस का नियम, और इस साइड आप लोग लिख दीजिएगा, किसको लिखेंगे आप लोग, एम्पियर। जो एम्पियर का नियम है आप एम्पियर का नियम लिख दीजिएगा, एम्पियर का नियम। उसको देखिए सबसे पहले आप काम कीजिएगा, पहले में तुरंत इसमें और इसमें इन दोनों का पहले डिफिनीशन लिखिएगा। डिफिनीशन में लिखेंगे कि गॉस का नियम किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के कारण, किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के कारण गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई का मान, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा एप्सिलॉन 0 का अनुपात के बराबर होता है। पहले ये डिफिनीशन लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के कारण गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q तथा एप्सिलॉन 0 का अनुपात के बराबर होता है। फिर एम्पियर का नियम लिखेंगे, तो एम्पियर का नियम हम लोग लिखेंगे कि किसी भी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ में बहने वाली कुल विद्युत धारा I के μ0 गुना के क्या होता है, बराबर होता है। पहला यही चीज लिखा जाएगा कि दोनों का डिफिनीशन। दूसरा चीज लिख सकते हैं कि जो गॉस का नियम होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करने के लिए लगता है। कि गॉस का जो नियम काम करता है कहाँ काम करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करने के लिए होता है। जबकि जो एम्पियर का नियम होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा देखिएगा, जो गॉस का नियम होता है हमेशा 3D फिगर पर कार्य करता है, मतलब किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश रहता है तो काम करता है, मतलब कि 3D फिगर पर कार्य करता है। कौन सा, गॉस का नियम। जबकि ये जो होता है वो 2D फिगर पर काम करता है, 2D फिगर पर। एम्पियर का जो परिपति नियम होता है ये बंद वक्र रहेगा, किसी बंद जैसे घनाभ के भीतर कोई आवेश रहेगा तो जाके काम करेगा। किसका, देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा है ये काफी आसान क्वेश्चन है। केवल आपसे बस पूछा है कि पथ का प्रकृति बताइए, रास्ता कैसे होगा। ठीक है, रास्ता आपसे बस पूछा है और दोनों कंडीशन में दिया है। एक बार देखिए विद्युत क्षेत्र, यदि आप विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं और विद्युत क्षेत्र ये देखिए विद्युत बल रेखा ऐसी जा रही है, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ऐसे दिया हो कि विद्युत क्षेत्र आपका जो है ये ऐसे जा रहा है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में विद्युत क्षेत्र E, और इसी में बोला है कि एक आवेश को प्लस Q आवेश को हम लोग एक बार इसी के दिशा में भेज देना है, और एक आपको बनाना है कि जो विद्युत क्षेत्र आपका दिया है विद्युत क्षेत्र E, और एक बार इसको भेजना है इसके लंबवत ऐसे, ये प्लस Q आवेश को एक बार ऐसे भेजना है, ये लंबवत जाना चाहिए, विद्युत ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, तो एक बार जब इसके दिशा में जाता है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि टाउ बराबर होता है PE और कितना साइन थीटा, और यहाँ पर देखिए थीटा बराबर कितना डिग्री, 0। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और आवेश दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0, और साइन 0 का मान 0 तो पूरा क्या हो जाएगा 0। इसके ऊपर कोई बल कार्य नहीं करेगा और ये एक सीधी रेखा में निकल के चला जाएगा। तो इसका जो पथ होगा सरल रेखा होगा। क्या होगा, सरल रेखा। इसका पथ कैसा होगा, सरल रेखा। जबकि देखिएगा जब ये आवेश इधर जब लंबवत प्रवेश करता है, किसके, विद्युत क्षेत्र के लंबवत जब प्रवेश करता है तो इसका जो पथ होता है ऐसे ऐसे परवलयाकार हो जाता है। इसका पथ कैसा होता है, परवलयाकार, मतलब ऐसे होगा, ये परवलयाकार पथ पर गति करेगा। कौन सा, जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो कैसा गति करता है, परवलयाकार पथ पर।
जैसे हम लोग क्रिकेट में गेंद बिकते हैं, गेंद गिरने के बाद ऐसे उठता है ना, तो वो कहते हैं परवलयाकार पथ। ये जो रास्ता होगा कैसा होगा, परवलयाकार पथ। और देखिए फिर कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। देखिए यदि आप चुंबकीय क्षेत्र बना दिए, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई कण को, आवेशित कण को आप बेग रहे हैं, लंबवत बेग रहे हैं, तो क्या करता है, वृत्ताकार पथ पर घूमने लगता है। वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, घूमता है। तो इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं, क्यूबी बट्टा एम बी आर बराबर, वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, घूम जाता है। और यदि आप ये देखिए लास्ट वाला आपसे बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यही जब होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जब कोई जाएगा आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जब जाता है तो सीधे निकल के चला जाता है, क्या होगा, सीधे रेखा। तो कुल मिला जुला के देखिए, सीधे सीधे बात कहें कि विद्युत क्षेत्र हो या चुंबकीय क्षेत्र हो, जब लंबवत जाएगा, इसमें लंबवत जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय में जाएगा तो वृत्ताकार रहेगा, और जब विद्युत में जाएगा तो परवलयाकार रहेगा। बाकी इन दोनों कंडीशन में एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा में गति करेगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई बल वल कार्य नहीं करेगा, इसीलिए। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए ये दे दिया है, एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग बनाया है, तो वर्ग आप देखेंगे कि एक वर्गाकार है, और प्रतिरोध दिया है। देखिए इसमें प्रतिरोध भी दे दिया है। तो पहले आप यहाँ से भुजा लीजिए, वर्ग का भुजा ए बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और आप अच्छी तरह सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल लीजिए। मीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 10 का घात -2 से किस में हो जाएगा, मीटर। इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, ए गुणे ए। अब एक वैल्यू भरेंगे तो आपका कितना आएगा, आप वैल्यू भर दीजिए, 10 गुणे 10 का घात -2, 2 बार लिखेंगे, 10 गुणे 10 का घात -2। तो यहाँ से हो गया 100 और गुणे 2 दूना के 4, और होगा मीटर स्क्वायर। और यहाँ से एक कम कर सकते हैं, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 10 का घात -2 मीटर स्क्वायर। यहाँ से ये चीज़ हो जाएगा। अब आगे देखिए प्रतिरोध दे दिया, सब जो दिया उसको लिख लीजिए। आर बराबर आपको दे दिया है 5 ओम। उसके आगे देख लीजिए आगे क्या दिया है, आगे आपको दे दिया है कि ये जो बोला एक समान चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स उत्तर पूर्व दिशा में तल के आर पार किया जाता है। देखिए ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ। अब देखिए इसमें जो बोला है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उत्तर और पूरब, ये उत्तर और ये पूरब के तल में आर पार होकर जा रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, बी इधर है चुंबकीय क्षेत्र, और कितना डिग्री कोण बना रहा है, 45। थीटा बराबर कितना रख देंगे, 45। तो यहाँ से आपका थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, थीटा बराबर आपको हो जाएगी 45 डिग्री। तो आपसे पूछा है बताइए कि समय भी दिया है। देखिए समय जो दिया है डेल्टा टी बराबर समय दे दिया है 0.70 सेकेंड, ये समय आपको दे दिया है। और पहले जो चुंबकीय क्षेत्र है V1 बराबर आपका शुरुआत में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका दिया है 0.01। अब बाद का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना दिया है, 0। तो कुल मिला जुला के जब इसको हल करना है तो देखिए क्या क्या हल करना है। पहले आपको बताना है प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स, तो लिखेंगे B1 और कास थीटा माने 45। फिर आपको बताना है कि दूसरी बार चुंबकीय फ्लक्स, तो लिखेंगे B2 और A, और कास यहाँ आप लिखेंगे कास कितना होगा, कास 45। अब हल करते हैं तो देखिए B1 आपको दिया है 0.01। क्षेत्रफल निकालें हम लोग, क्षेत्रफल 10 का घात माइनस के कितना निकाले हैं, 10 का घात -2। और उसके बाद देखिए ये कास 45 की वैल्यू 1/√2। अब इसको हम लोग हल करें तो 1 ये ऊपर चला जाएगा 0.01 गुणे 10 का घात -2 और √2। तो √2 का मान जो होता है ये आपको पता होगा कि √2 का मान होता है 1.414। 1/√2 का मान भी साथ में याद रखिएगा कि 0.707 होती है। ये दोनों एक साथ याद रखिए। इसकी वैल्यू कितनी हुई, 0.07। अब इसको आप हल करें तो देखिएगा 1 बराबर आपका आ जाएगा 1/√2 का मान 0.707 गुणे 0.01 10 का घात -2। अब एक हम काम कर सकते हैं, देखिए पहले तो गुणा ही कर लीजिए। 1 से गुणा होगा तो देखिए 1 से गुणा होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन दशमलव का स्थान 5 स्थान, 2 स्थान आई 3 स्थान आई, तो 5 स्थान दशमलव जाएगा, 5 स्थान तो यहाँ होगा 707 और 3 स्थान 4 स्थान 5 स्थान यहाँ पर आ जाएगा और गुणे 10 का घात -2। अब इसको मानक रूप में लिखना है तो 2 स्थान यदि उधर कर रहे हैं, 2 स्थान उधर, तो ये हो जाएगा 3 स्थान लेके जाइए, 1 2 3 तो 7.07 और गुणे 10 का घात -5
ये हो जाएगा वेबर, क्या आएगा वेबर। अब सुनिए यहाँ देखिए ये तो पहला आ गया φ1, और यदि φ2 निकालना है φ2 तो φ2 यहाँ हो जाएगा cos 45। देखिए चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा का चुंबकीय क्षेत्र कितना है 0। देखिए यहाँ दूसरा भी बार चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है 0, तो 0 हो जाएगा। और ए को ए रहने दीजिए और इसको भी वही रहने दीजिए cos 45, क्योंकि 0 में किसी नंबर से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो कुल मिला जुला के दूसरा भी रहेगा चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। ई की वैल्यू आया था, ई बराबर आया था 1.01 गुणे 10⁻⁻⁴ वोल्ट, ये आया था। और इसके बाद हम लोग निकालना है कि आई की वैल्यू कितनी होगी, आई, तो आई बराबर हम लिखेंगे, आई बराबर होता है V बट्टा आर, आई बराबर होता है V बट्टा आर होता है। यहाँ पर वोल्टेज क्या है, वोल्टेज ई है बट्टा के आर, तो आर लिखेंगे और यहाँ पर वैल्यू भरेंगे, तो आई बराबर हो जाएगा ई की वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 1.01 गुणे 10⁻⁻⁴, और आर की वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 0.5। दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, तो 10 से अपने मन से गुणा यदि करते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा आई बराबर आपका हो जाएगा 10.1 बट्टा 5 गुणे 10⁻⁻⁴। काट लीजिए 5 दूना के 10, अब जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे, 5 दूना के 10 0 2, और इसके बाद क्या आएगा गुणे 10⁻⁻⁴ एम्पियर। अब लास्ट बराबर दिया है आई गुणे डेल्टा टी, जब ये रखेंगे तो Q बराबर आपको आई की वैल्यू दिया है 2.02 गुणे 10⁻⁻⁴, और टी की वैल्यू दिया है 0.70। इसको हल करते हैं तो आएगा आपका 1.7 दूना के 14, 7 दूना के 14 4 1 4 गुणे 10⁻⁻⁴, और इसका मात्रा होगा कूलाम। ये आपका खत्म हो चुका है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को पूरा आप देखिए। इसके बाद आपको अगले वाले भाग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हर चैप्टर वाइज बनाया जाएगा। कोशिश ये किया जाएगा कि 10 तारीख से पहले सब तैयार हो जाए। तो ये 7वां नंबर सेट आपका कंप्लीट हो गया है।